चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। ये पार्ट 2 में ऑब्वियसली 2 सेक्शंस होते हैं, आपको पता है। अब सेक्शन ए आपको पेपर पैटर्न पहले भी बताया है। इसमें क्या रहता है, इसमें इनकम टैक्स ऑफ 35 मार्क्स, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी ऑफ 15 मार्क्स, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 4 के बीच में ये तीनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के रहते हैं, उसमें से कोई 2 करना है। ओके, 2 क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 4 क्लियरली लिखा है। ऑल द क्वेश्चन रिलेट टू द असेसमेंट ईयर 26-27 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ओके, नोटिफिकेशन सर्कुलर अप टू 31 अक्टूबर लग रहे थे मई के एग्जाम में। अब जिनका आप में से सितंबर में एग्जाम है, आपके लिए कट ऑफ डेट है 28 फरवरी 2026। बताया था ना आपको, क्योंकि 6 महीने का गैप होना चाहिए। और जिनका जनवरी में एग्जाम है, उनके लिए कट ऑफ डेट रहेगा 30 जून। 30 जून तक जो सर्कुलर नोटिफिकेशन आ गए वो जैन एग्जाम में लागू होने वाले, तो ये अक्टूबर तक के प्रोविजंस इसमें एप्लीकेबल होते हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन मोस्टली इतने साल से जो देखते आ रहे, टोटल इनकम का ही क्वेश्चन रहता है, फुल फ्लेजेड। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कभी भी पहले पढ़ लेना पूछा क्या है। आपको पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर प्रकाश अंडर बोथ द रिजिम्स एंड सजेस्ट द वन विच इज मोर बेनिफिशियल टू हिम, assuming he has never opted for the default tax regime since the relevant assessment year. relevant क्या है यहाँ पर, that's not clear। आपको असेसमेंट ईयर 26-27 का कैलकुलेशन करना है दोनों रिजिम से, और दोनों रिजिम से टैक्स भी निकालना है। इसके पहले उसने ऑप्ट नहीं किया था डिफॉल्ट रिजिम के लिए, मतलब ही रिमेन्ड इन द ओल्ड रिजिम। इसके पहले अगर वैसा है, ओल्ड रिजिम से रिलेटेड जो लॉसेस वगैरह थे, जैसे कि पिछले साल का कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा, या अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण डेप्रिसिएशन होगा, ऐसे कुछ, तो वो कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे अभी तक के। समझ रहे क्या, कोई उसका मीनिंग निकलता है। और उसके बाद में तो फिर क्वेश्चन नंबर 2A 2B है 6 और 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3A 3B है 6 और 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4A है 6 मार्क्स। 4B में देखो, एक ऑप्शन ये है 4 मार्क्स का, और लिखा हुआ है, और ये है 4 मार्क्स का 4B, एंड देन जीएसटी स्टार्ट्स। तो 4B के अंदर में आपको चॉइस रहता है, जनरली रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो अभी भी पेपर पैटर्न एक्सपेक्टेड ही आया। फर्स्ट क्वेश्चन टोटल इनकम का, सेकंड क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का, 2B टीडीएस टीसीएस का, जैसा कि पहले भी पेपर्स में देखा है हमने। देन 3A इज रिलेटेड टू टोटल इनकम। इसमें अलग अलग हेड्स की इनकम मिक्स्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो, सैलरी भी है इसमें, फैमिली पेंशन भी है, सैलरी एंड अदर सोर्सेज का मिक्स दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स, यू कैन सी, एंड देन सेट ऑफ वाला एक क्वेश्चन है 4A। के बाद में थियरी क्वेश्चन से रिलेटेड टू टाइम लिमिट्स, ड्यू डेट्स। तो ये रिटर्न फाइलिंग के सेक्शंस दिख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है अगेन रिक्वायरमेंट टू फाइल रिटर्न, तो ये भी दिस आर रिलेटेड टू रिटर्न चैप्टर। तो हम लोग अभी क्योंकि 15 मिनट्स बाद मैं ब्रेक लूंगा, तो हम लोग अभी ये स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसको रिज्यूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन को 15 मिनट में होपफुली पढ़ लेंगे हम लोग। हाँ, दूसरा करना है क्या? चलो ठीक है, जो कंप्लीट हो जाता है ऐसा कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2A कर लेते हैं, वो एक साथ कर लेंगे हम लोग। 2A कर लेते हैं। क्या लिखा है ये क्वेश्चन में, आपको पूछा है, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर शंकर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड कंप्यूट हिज टोटल इनकम assuming he did not opt out of the default tax regime, means he is in the default regime, that is the new regime। उस हिसाब से आपको रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम का कंप्यूटेशन करना है। मिस्टर शंकर एजेड 44 ईयर्स, इज एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन की तो खास प्रोविजन है। He graduated from ABC University UAE and was employed in Nomad Skills LLC UAE since April 2016। Okay, since many years। 16 मतलब कि अभी हमारा ईयर चल रहा है 25-26। He never visited India in between। He resigned from Nomad Skills LLC in November 25
completed all the formalities while staying in the UAE till 10th December 25, came back to India on 11 December to join Shakin Pro Limited as the CEO of the company. He came to India, okay? He came back to India on 11th of December. Now, to join as an employee. अब यहाँ पर हमारे दिमाग में सारे रेसिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजंस आना चाहिए. पहला प्रोविजन, नॉर्मल केस अगर बेसिक कंडीशन 182 डेज सेटिस्फाई होता है तो नहीं हो रहा है. 11 दिसंबर से 31 मार्च कितने भी डबल डबल भी गिन लो तो 182 नहीं होता है. देन 60 days during the year and 365 days during the past 4 years. अब वो कब होता है? 60 days and 365 days. पिछले 4 साल में तो वो इंडिया था ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन आल्सो नॉट बीइंग सेटिस्फाइड. ही कैन नॉट बिकम अ रेसिडेंट एज पर दिस. अब एडिशनल कंडीशन देखने का सवाल ही नहीं उठता है. बट आपको लिखा है कि यूएई में था. ही रिसीव्ड ग्रॉस सैलरी ऑफ 36 लाख in UAE, ठीक है, and his salary was not taxable in UAE. This UAE does not tax individuals on their incomes, so he can be a deemed resident. Very good. Deemed resident under section 61A. तो जो इंडियन सिटीजन है, ओके, नए एक्ट में ये सबसेक्शन 7 हो चुका है. आई वॉज अपडेटिंग द नोट्स फॉर द न्यू एक्ट. तो सिर्फ जहां जहां पर 61A लिखा था मुझे उसको रिप्लेस करना था विद 67. बाकी same provision are continued in the new income tax act. He is a deemed resident under section 61A. Okay. Because लेकिन ये भी तभी होगा जब उसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से ज्यादा है. याद है क्या? एक्सीड करती है. तो वो तो नहीं करती है ना, वो देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसमें 2-3 कंडीशंस थी. द पर्सन शुड बी एन इंडियन सिटीजन, शुड बी नहीं, स्टे नहीं है 120 डेज वाला. वो तो गया, वो तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 में रिप्लेस हो रहा था. पिछले 4 साल में तो 0 है, तो वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है. हिज इनकम शुड नॉट हैव बीन टैक्स्ड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एंड हिज इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज. टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज शुड एक्सीड रुपीज 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब वो तो देखना पड़ेगा ना कि जो 36 लाख की इनकम है ये तो यूएई की इनकम है, तो ये तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगी. आई मीन फॉरेन इनकम है प्योरली. हाँ, अगर ये इंडिया में रिसीव हुई रहती थी तो अलग बात थी, बट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट मेंटेन इन यूएई. ही रिसीव ग्रॉस सैलरी फ्रॉम शाकिन प्रो लिमिटेड. शाकिन प्रो तो इंडिया में जॉब कर रहा है ना वो. दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया फ्रॉम December 25 टू March 26 अमाउंटिंग टू 8,50,000. इसकी ग्रॉस सैलरी इनकम 8,50,000 माइनस 75,000 करना पड़ेगा बिकॉज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है. उसकी सैलरी हेड की इनकम कितनी हो गई? 8.50 माइनस 75,000, 7,75,000. अभी तक तो 15 लाख का वैल्यू काफी दूर है. आगे, he also sold listed equity shares of Indian companies in October 25. October 25 में वो था कहां पर? यूएई में. बट इंडियन कंपनीज के शेयर सेल किया, सो द एसेट इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, और वो इनकम भी अक्रूड इन इंडिया मानी जाती है. बराबर है कि नहीं? तो क्या होगा बताइए ऐसे केस में? ये देखिए, ये कौन सी कंपनीज है? एक्स वाई, दो ही है. एसटीटी वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल. ठीक है, इस दोनों केसेस जो है वो सेक्शन पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से 111A या तो 11112A में बैठेगा. दोनों केसेस में 1 ईयर से ज्यादा है पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो इट इज अ केस ऑफ 112A. करेक्ट. नाउ एक्स लिमिटेड के शेयर्स उसने 1400 रुपए में खरीदा था 2016 में, इस कट ऑफ डेट के पहले, और तब तक कि उसका प्राइस बढ़ के 1800 हो गया था. फिर 3200 में बेचा, सो 1800 माना जाएगा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. करेक्ट और नॉट? उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर 1800 माना जाएगा. तो LTCG ऑन दिस शेयर विल बी 3200 माइनस 1800 विल बी 1400 पर शेयर. करेक्ट. 1400 इंटू 300 कर दीजिए, 4 लाख
20,000 LTCG हुआ, आपकी ये इनकम ऐड हो जाएगी तो ही वो जाके उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट बनेगा। एंड देन दूसरे शेयर्स वाई लिमिटेड के शेयर्स में ये देखिए उसने शेयर्स खरीदा ही है अगस्त 2023 में, तो उसमें ये फेयर मार्केट वैल्यू का कोई यूज नहीं है, तो उसमें सीधा सीधा पीरियड ऑफ होल्डिंग तो मोर देन 12 मंथ है, तो 3300 माइनस 2300, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2300 ही लेंगे सीधा सीधा, तो 1000 इंटू 250 शेयर्स 2,50,000, समझ रहे क्या? तो 7.75 प्लस 6.70 कहां तक पहुंचे? 7.75 प्लस 6.70 14.45। हाँ, वेरी गुड। 1.25 पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इनकम का तो पार्ट है ना। डू यू रिमेंबर वी हैव सॉल्व्ड कपल ऑफ सॉल्व्ड टोटल इनकम क्वेश्चंस, उसमें देखा था इनकम का पार्ट रहता है। मैं बाद में कमेंट करने ही वाला था बट आपने पहले ही डाउट पूछ लिया, तो वो कम नहीं होगा, अभी टैक्स थोड़ी ना लगा रहे हम लोग, तो इनकम में ये दोनों आइटम इंक्लूड होता है बेटा। अब ऐड कर दो 14.45 आ गया यहां तक के। अब आपको अगले पेज पे एक और चीज छुपा के दे दिया है, यू ऑल्सो रिसीव विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स इन इंडिया 70,000 इन मार्च 2026, ये भी ऐड हो जाएगा। तो नहीं जीतना था, जीत गया, तो क्या होगा 14.45 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 15.15 टैक्स, 15,15,000 उसकी इनकम फ्रॉम टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज हो गई। हाँ, therefore he has become a deemed resident, and a person who qualifies as a deemed resident under section 61A is always treated as resident but not ordinarily resident, so residential status will be R but NOR। समझे क्या? क्या? हाँ, हाँ, ये ग्रॉस मान सकते हैं हम लोग, रिसीव्ड दिस मच फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, आप इसको नेट भी मान सकते हो क्योंकि लिखा नहीं है कुछ भी क्लैरिटी से, उससे आपके स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, पर टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में बाद में फर्क पड़ेगा। इनकेस आप नेट मानते हो, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स में तो कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं है, सेक्शन 194 BA के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होता है 30% पे। अगर आप उसको नेट मानते हो तो ये तो कितना हो जाएगा 1,70,000 इंटू 100/70, तो ये कितना हो जाएगा 15.45 लाख। समझे क्या? एन आगे लिखा है, तो ये इसका रेसिडेंशियल स्टेटस तो RNOR कंफर्म हो गया कि नहीं? सैलरी में कोई स्टूडेंट ने गलती से 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया तो भी गलत हो जाएगा, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस तो फिर भी अगर ये प्रॉपरली दोनों कैलकुलेट करके ऐड किया विदाउट रिमूविंग 1.25 लैक्स, उसको इनकम में रिमूव नहीं करते हैं, टैक्स कैलकुलेशन से हटाते हैं, तो फिर ठीक है, ये इतना इतना ऐड करके उसका इनकम जा रहा है। नाउ दैट इज R बट NOR, तो उसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल रहेगी? R बट NOR, तो क्या होगा बताइए? सारी ऑल इनकम्स एक्सेप्ट फॉरेन इनकम, बट फॉरेन इनकम में से वो इंडिया में टैक्सेबल रहेगी विच इज फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया और बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, वो तो नहीं है ऐसे कोई इनकम, फॉरेन की सैलरी इनकम है। तो यही जो इनकम हमने गिना, सैलरी इनकम 7.75 लैक्स और ये दोनों LTCG ये बिल्कुल ऐड हो जाएगा, एंड ये इसकी टोटल इनकम हो जाएगी सेम, अगर आप उसको नेट मानते हो तो 15,45,000, और क्योंकि वो न्यू रिजिम में है तो वैसे भी ज़्यादा डिडक्शंस ATC से TU वाले हैं नहीं, और इन दिस क्वेश्चन आपके पास में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है डिडक्शंस वाला, ATCCD2 ATCCH2 ATJJA उससे रिलेटेड कुछ भी। बोलो समझ में आया क्या क्वेश्चन? तो ही इज अ डीम्ड रेसिडेंट अल्टीमेटली R बट NOR। चलिए ये भी कर लेते देख लेने के पहले, क्वेश्चन नंबर B 2 का भी एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS और TCS as per the provisions of the Income Tax Act, calculate the amount of TDS or TCS in the following independent situations। पहला, Mr. Stylo Enterprises, an Indian partnership firm, deals in branded handbags and wristwatches. It opened a showroom at a luxury mall in Delhi. Luxury. Mr. X, a resident Bollywood star, purchased a handbag of
ये गुक्की नाम का ब्रांड है ना, गुच्ची गुक्की क्या बोलते हैं और उसका उन लोग ने चेंज कर दिया है ना, और रेडो को उन लोगों ने रावो बना दिया। रेडो की वॉच होती है ना ऐसा, यू कैन नॉट यूज दैट ब्रांड नेम ना, वो केस कर देंगे आईसीआई पे तो कि तुमने हमारा ब्रांड नेम कैसे यूज कर लिया अपने पेपर के लिए। तो खैर चलता है, उनका तो ब्रांड नेम और पॉपुलर ही हो रहा है। 12 लाख रुपए की हैंडबैग, याद है हमने ये डिस्कस किया था लग्जरी कार वाले पॉइंट में, और मैंने कमेंट भी किया था कि पैसे नहीं बचेंगे हैंडबैग में रखने के लिए, पर्स एंड हैंडबैग्स वगैरह। अभी थोड़े दिन पहले तो ये 10 लाख, आपको याद होगा तो 10 लाख का थ्रेशोल्ड रहता है। इफ द अमाउंट एक्सीड्स ₹10 लाख तो उसमें टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 206C(1)(f। मोटर कार वाला जो है उसी में अलग से नोटिफाइड लिस्ट थी एक, तो वो लिस्ट में हैंडबैग तो डेफिनेटली कवर्ड है। उसने खरीदा था फॉर वाइफ एज एनिवर्सरी गिफ्ट, तो वो सब इनकम टैक्स वाले नहीं देखते बैठते, तो खरीदा है उसने मिस्टर एक्स ने। अब ये रिटेल परचेसर है, नॉट परचेसिंग फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, so therefore it is a case where TCS will be applicable, है ना, TCS provision will be attracted on that 12 lakh worth of handbag at the rate of 1%। तो TCS हो जाएगा 1% of 12 lakh 12,000। इतना फर्म को कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सेलर फर्म है तो उसमें तो अप्लाई होता है, सेलर जनरली सब पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ विथ लेस टर्नओवर। He also purchased a wrist patch of Ravo brand, Ravo, worth ₹9,22,000 on 15th January for his son as his birthday gift। बच्चे को बिगाड़ने का काम शुरू, बताइए, less than 10 lakhs, so therefore TCS not applicable। ठीक है, no TCS। Okay, these are separate transactions, एक 10th Jan को हुआ है, एक 15th Jan को हुआ है, तो no TCS। Is it okay? अगर वैसे भी गुड्स भी अलग अलग है, बिल भी अलग अलग है, तो उसमें दूसरे वाले में टीसीएस नहीं रहेगा, बिल अलग अलग होएगा। तो अगर बिल सेम भी रहेगा तो जो चीज का वैल्यू 10 लाख से कम है उस पर टीसीएस नहीं रहना चाहिए, है ना, क्योंकि आइटम वाइज देखना है वो। तो आई होप ये समझ में आया आपको 261F एवरीबॉडी, ये प्रोविजन हमने पढ़ा था, आप लोग ने पहले टीसीएस पढ़ा था इसमें इस बार। देन Mrs. Robo Limited, an Indian company, made a payment of ₹3 lakh to Mrs. Sandhya, resident individual, on 12th April for the supply of New Year diaries manufactured as per specification of Mrs. Robo Limited। ऐसे क्वेश्चन 2 बार सॉल्व में है, उन्होंने उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से संध्या ने, मिसेस संध्या ने डायरी बना के दिया, मैन्युफैक्चर करके दिया। However, no material was supplied by Mrs. Robo Limited to Mrs. Sandhya। मटेरियल सप्लाई नहीं किया था उन्होंने, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, इसलिए इसमें 194C अप्लाई नहीं होगा। इफ द मटेरियल इज सप्लाइड बाय द कस्टमर और इज एसोसिएट एंड देन उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भले डिजाइन करके दे रहे, तो इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, therefore no TDS अंडर सेक्शन 194C। और बाकी भी TDS के सेक्शन सोच लो, और कई कुछ लग सकता है क्या। 194M तो इंडिविजुअल एचयूएफ को लगता है, वो भी 50 लाख के ऊपर गया, तो ये तो वर्क का कॉन्ट्रैक्ट है और तो कोई सेक्शन एप्लीकेबल भी नहीं है। तो दैट्स इट, टीडीएस टीसीएस पे मेनली ये 2 क्वेश्चंस पूछे, बट यहाँ पर जैसे आपने देखा एप्लीकेशन आ गया 194BA ऑनलाइन विनिंग्स वाले का, और उसके अलावा उधर एमसीक्यू में भी एक टीडीएस आ गया था 2 मार्क का, तो इसका मतलब ये चैप्टर छोड़ने लायक तो है नहीं। बट एज आई टोल्ड यू, टीडीएस टीसीएस की जो थियोरी पार्ट है ना, वो उसमें उतना लोड नहीं लेना है कि टैन क्या होता है और कितने दिन के अंदर में रिटर्न फाइल करना है, वो सब ज्यादा नहीं पूछा गया पास्ट एग्जाम से। यहां तक समझ में आया क्या? यस फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग अभी। मिस्टर प्रकाश, a resident individual aged 64 years, is in the business of manufacturing tires। तो ध्यान रखना, पहली बात तो आपको इसमें दोनों रेजिम के हिसाब से आपको इनकम और टैक्स निकालना है, और वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, इसका इम्पैक्ट किधर आएगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन। उसकी एज 64 ईयर्स है, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, सीनियर सिटीजन है तो ओल्ड रेजिम में उसका एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाएगा, और 80 TTB वगैरह भी अप्लाई हो सकता है।
है ना, 80D में भी लिमिट ज़्यादा मिल सकती है। He prepares his accounts on mercantile basis. His statement of profit and loss, mercantile मतलब accrual basis, जो expenses accrue हुए वो record करते हैं whether paid or not. A statement of profit and loss showed a net profit of rupees 1 crore 20 lakhs for the year ended 31st March 2026 after debiting or crediting the following items. अब आपको ये अगले पेज पे ये सारे आइटम्स लिखे, ये सब डेबिट या क्रेडिट हुए हैं, नेचर से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अगले पेज पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखिए। इसमें जो आइटम्स है वो डेबिट या क्रेडिट नहीं हुए हैं, वो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और फिर आपको पूछा है, तो अभी डेप्रिसिएशन है, क्या हुआ है सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ कि डेबिट हुआ होगा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, तो क्या करना है इसको, इसको ऐड बैक करना है। तो बी फॉर बिजनेस लिख रहा हूँ, बिजनेस इनकम में 1 crore 20 lakhs में ऐड बैक कर देंगे। देन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक टू बाय पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। अब इंटरेस्ट पे किया ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक टू बाय पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। सी पॉइंट नंबर 3 इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो अमाउंट ऑफ वो देखते पॉइंट अभी इमीडिएटली। अमाउंट ऑफ लोन 8,52,000 एट 10% per annum which was taken on 1st June. Entire interest paid was debited to P&L statement. अब अगले पेज पे आप देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 3, इसमें दिया है he also imported an air pollution control equipment falling under 15% block, मिला क्या, which was previously used outside India by the seller at a cost of rupees 10 lakh on 1st June. मतलब उसने एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट क्या किया है, इंपोर्ट किया है, इंडिया के बाहर यूज हो चुका है और वो 10 लाख की कॉस्ट पे इंपोर्ट किया है। उसका आपको ब्लॉक भी दिया है, कौन सा वाला है, 15%। For this purpose, he took a loan from a scheduled bank amounting to rupees 8,52,000 at an interest rate of 10% per annum on 1st June. उसने लोन लिया है और यही चीज वहां लिखी थी, 8,52,000, 10%, ओके, 1st June। वही चीज फिर लिखी है, चलो अच्छा है, कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है। द इक्विपमेंट वॉज डिलीवर्ड ऑन 15 September एंड वॉज पुट टू यूज ऑन 1st October। इक्विपमेंट 1st October से पुट टू यूज हुआ। तो एज फार एज डेप्रिसिएशन इज कंसर्न, वो फुल ईयर के लिए मिलेगा कि हाफ ईयर के लिए मिलेगा, डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए मिलेगा, बिकॉज इवन तो द एसेट वॉज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेट, बट 1st October से अगर गिनेंगे तो एटलीस्ट 180 डेज वाला क्राइटेरिया मीट हो जाता है। आप गिनोगे तो अक्टूबर से लेकर 31st March इट इज मोर देन और इक्वल टू 180 डेज। हमने तो कुछ 4th October का कट ऑफ डेट सोच के रखा था, उसके पहले पुट टू यूज हो गया। तो एज फार एज द डेप्रिसिएशन इज कंसर्न, तो इसका इंफॉर्मेशन डेफिनेटली बिजनेस हेड के डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में आएगा। अब हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन देखिए, अब इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है तो इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर पुट टू यूज कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली ऑफिस अप्लायंस तो नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन सौरभ पे नहीं मिलता है, आपको याद है, एस फॉर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफिस इक्विपमेंट यूज्ड। अब ये देखो, ये यूज्ड है क्या, प्रीवियसली यूज्ड आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया यूज्ड है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब आप पीजीबीपी चैप्टर में देखो, हमने कोलंबो वाला क्वेश्चन किया था, आए हो क्या आप लोग किताब, पीजीबीपी चैप्टर में मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 6 एक कोलंबो वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। ये देखो पेज नंबर 19, 6.19, इन केस यू हैव ब्रॉट द बुक। इसमें क्वेश्चन किया था, इसमें ये था कि आपको होमवर्क दिया था, डेट भी याद है मुझे कब दिया था मैंने आपको होमवर्क, और अगले दिन फिर डिस्कस हुआ था क्लास में। मशीनरी हैज बीन यूज्ड ओनली इन कोलंबो एंड द एसएससी इज द फर्स्ट यूजर इन इंडिया। ये जो यूज्ड आउटसाइड इंडिया चलता है वाला केस ना 10AA में चलता है या तो 35 AD में चलता है, यहाँ नहीं चलता है। इट्स यूज्ड आउटसाइड इंडिया, यूज्ड मतलब यूज्ड और सेकंड हैंड एसेट, सौरभ में जो यू आता है, तो ये देयरफॉर इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इज दैट ओके? नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा 10 लाख पे, 10 लाख पे मिलेगा क्या? अब देखिए उस पे आपने लोन लेके रखा है, लोन जो 1st June से लिया है, 1st October तक के जो लोन का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा और उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा।
लेकिन अक्टूबर के बाद का जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में जाएगा। लेकिन आप ध्यान से पढ़ो तो उन्होंने पूरा इंटरेस्ट 1 जून से लेकर 31 मार्च तक का उन लोगों ने पीएनएल में डेबिट करके रखा है। तो हमें सिर्फ जून से अक्टूबर मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का जो इंटरेस्ट होता है 8,52,000 इंटू 4/12 इंटू 10%, 28,400 की इंटरेस्ट का क्या करना पड़ेगा? आपके पीएनएल में एड बैक करना पड़ेगा, आई मीन नेट प्रॉफिट में एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है और दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर एक्चुअल कॉस्ट। आपका एसेट का कॉस्ट माना जाएगा 10 लाख प्लस 28,400 और ये 10,28,400 पे आपको 15% से सिर्फ एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। समझ आया क्या केस? लोन के अमाउंट का अदरवाइज कोई यूज नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए है। तो ये आपके डिप्रिसिएशन के लिए आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा 28,400 से और वो इंक्रीज्ड कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन मिलेगा 15% वाले ब्लॉक में। ओके, देन कमिंग बैक टू द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स includes an amount of 1 lakh rupees towards purchases made from a micro enterprise as per section 15 of the micro small medium मीडियम रहता था तो वो स्पेशल सेक्शन नहीं लगता था, सेक्शन 43B(H). माइक्रो एंटरप्राइज है तो लगेगा माइक्रो एंड स्मॉल के लिए, बट उसमें क्या है कि अगर आपने उनको पेमेंट जो है वो अग्रीड पेमेंट अग्रीड टाइम पीरियड में नहीं किया तो फिर डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पर मिलता है। अग्रीड टाइम पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज, ऐसा कुछ याद है क्या आपको? लिखा है परचेस वॉज मेड ऑन 1 फरवरी रॉ मटेरियल का, बट द पेमेंट वॉज मेड ऑन 20 जुलाई 2026 विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो पेमेंट रिटर्न फाइलिंग के तो ड्यू डेट के पहले कर दिया है, लेकिन कब किया है? जुलाई 2026 में किया है। तो आपके 31 मार्च के दिन का हम लोग स्टेटस देखेंगे। हम लोग ने इसके बहुत सारे केसेस देखे थे। एसेट या एक्सपेंस इनकर्ड ऑन 1 फेब, तो एज पर द अक्रूअल बेसिस मर्केंटाइल बेसिस उसने तो ये डेबिट करके रखा है अपने पीएनएल में, कितना 1 लाख रुपए, बट कुछ अग्रीड भी नहीं था, नो अग्रीमेंट। इफ नो अग्रीमेंट देन 15 डेज, सेक्शन 15 आपके एमएसएमई एक्ट के हिसाब से उसमें क्या होता है कि 15 डेज के अंदर फिर पेमेंट करना पड़ेगा। अग्रीड रहा तो 45 डेज तक के अग्री कर सकते, अगर नहीं किया पेमेंट तो यहाँ पर तो डेफिनेटली 1 फेब का डिडक्शन तो ले लिया, 31 मार्च तक की पेमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा? ये एक्सपेंडिचर एड बैक हो जाएगा। ओके, एंड इसका डिडक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब कि प्रीवियस ईयर 26-27 में मिलेगा जब वो पेमेंट किया। हाँ, ये पेमेंट 15 दिन में नहीं करते थे, लेकिन से 25 मार्च तक कर लेते थे तो मिल जाता था इसी साल पेमेंट बेसिस पे। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस साल एक्सपेंस अक्रू हुआ बट पे अगले साल हुआ और वो टाइम पीरियड के भी बाद हुआ, 15 दिन के टाइम पीरियड के क्लियरली बाद हुआ है। तो देयरफॉर इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 43B(H), तो ये एड बैक हो जाएगा। और जो भी टर्म आता है उससे रिलेटेड पूरे प्रोविजन सोच लेना, रॉ मटेरियल से रिलेटेड और कुछ है क्या कहीं, तो अभी तो इतना ही ध्यान में आ रहा है। इज दैट ओके? देन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,50,000, अब ये इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग बाय द गवर्नमेंट। अब ये इंटरेस्ट तो मिला है ना, ये तो आपके पीएनएल में क्रेडिट हुआ होगा, है ना? अब ये जो इंटरेस्ट है ऑन एनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ कोर्ट ऑर्डर, however he actually received the amount in his bank account on 20th of May 2026। तो ये कंपल्सरी एक्विजिशन का जो इंटरेस्ट रहता है, ये पहली बात तो कैश बेसिस पे टैक्सेबल रहेगा एंड अंडर विच हेड? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर नंबर 8 था ना अपना, उसमें आपको याद है क्या 50% का फ्लैट डिडक्शन है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन। ये सेक्शन 56(2)(8) में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो भी बिजनेस हेड में आता है कि नहीं आता है। इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस हेड, इसके बारे में तो यहाँ आपको कुछ अदरवाइज लिखा नहीं रहेगा स्पेशल कोई प्रोविजन। सो यस, दिस इस इंटरेस्ट का क्या होगा? इट विल बी
इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द हेड पीजीबीपी, मतलब पीजीबीपी में से माइनस कर देंगे हम लोग, ग्रॉस वर्ड लिखा है मतलब उसमें टीडीएस नहीं कटा है, और अदर सोर्सेज में लेंगे, बट अदर सोर्सेज में उस पे 50% का फ्लैट डिडक्शन लेंगे, बट अदर सोर्सेज में अगले साल लेंगे, इस साल तो नहीं लेंगे। तो इस साल आपको अदर सोर्सेज में सिर्फ उसके बारे में कमेंट करना है कि इट इज नॉट टैक्सेबल इन बिजनेस प्रोफेशन हेड, taxable in other sources head, but only in the year in which it is received. Are you understanding? Then 50,000 rupees given as the contribution through an account pay check. तो ये तो डेबिट हुआ होगा आपके पीएनएल में। आपको सोचना है कि अलाउड रहेगा क्या फॉर अ ब्राउचर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ये बिजनेस हेड में तो अलाउड नहीं है। सेक्शन 37(2)(b बोलता है कि कंट्रीब्यूशन गिवन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, बट इसका डिडक्शन कहाँ मिलता है? 80GGC, 80GGB कंपनी को मिलता है, इंडियन कंपनी को। यहाँ पर असेसी मिस्टर प्रकाश एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उनको डिडक्शन मिलेगा, बट 80GGC में, और पेमेंट शुड बी मेड बाय नॉन कैश मोड, और आपको तो लिखा है अकाउंट पे ही चेक से ही क्या है मिलेगा, बट ओनली मैंने ये मार्क लगाया मतलब कि ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलेगा। अभी तक बाकी के कोई आइटम में चेंजेस थे क्या आपके रिजिम्स के? अभी तक तो सेम चल रहा था ना। ये पहला एक आइटम आया जहां पर रिजिम के कारण डिफरेंस क्रिएट हुआ, 80GGC। देन रुपीज 2 लाख रिसीव्ड एज ए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर। ये क्रेडिट हुआ होगा आपके पीएनएल में क्योंकि ये सब आइटम डेबिटेड या क्रेडिटेड है, दिखाइए एंड क्रेडिटेड टू पीएनएल। तो इसको क्या करेंगे? पीएनएल से तो हटा देंगे, आई मीन बिजनेस इनकम से हटा देंगे माइनस, और अदर सोर्सेज में इसको इंक्लूड करेंगे। Dividend income is taxable as other sources income. Interest on 65,000 was incurred on loan taken to earn dividend income has been debited to the statement of P&L. ये इंटरेस्ट को भी हटाएंगे। ये इंटरेस्ट बिजनेस इनकम से संबंधित नहीं, डिविडेंड से संबंधित है, तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, बट अदर सोर्सेज में इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट मोर देन 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। 2 लाख का 20% होता है 40,000। तो आपको वेटेड मार्क्स मिलेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग रहेगा, तो डोंट वरी इन केस पूरे क्वेश्चन में कोई एक दो आइटम मिसमैच हो जाते हैं आपके फाइनल करेक्ट आंसर से और टैक्स करेक्ट नहीं आते, बट आपको स्टेप वाइज जो जो चीजें श्योर लग रही है कि तो आ गई अपने को, उतने मार्क्स तो आपके कंफर्म होते जाएंगे, बस प्रेजेंट करना है बाद में उसको। तो ये समझ आया क्या? जितने आइटम क्रेडिट हुए थे सीरियल नंबर 4 एंड 6 उसको हम लोग माइनस करेंगे, और ये तो डेबिट हुआ था इंटरेस्ट सीरियल नंबर 6 में, 6, 5, 3, 2 एंड 1, ये जो डेबिट्स हुए थे सेकंड वाले में सिर्फ जो 4 महीने से रिलेटेड पार्ट है, सेकंड वाले में जो इंटरेस्ट सिर्फ 4 महीने से रिलेटेड है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उतना जो डेबिट हुआ था उसको ऐड बैक करना है और उसका फिर कुछ ट्रीटमेंट कहीं और लेना है, मे बी नॉट। अब डिप्रिसिएशन से संबंधित हमको इधर एक तो इंफॉर्मेशन दी है कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की। अब पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते, 4 ही पॉइंट्स है। पहला, he had taken a housing loan from a scheduled bank for purchase of a flat for self occupation on 1st April। सेल्फ ऑक्यूपेशन, तो ये इसका डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलेगा इंटरेस्ट का, है ना। वो भी परचेस कर रहा है फ्लैट, तो वी आर अज्यूमिंग कि 2 लाख तक का अलाउड रहेगा, है ना, बिकॉज द लोन हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1499 फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन विच विल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। परचेस तो हो ही रहा है, एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ लोन वॉज 1,10,000। तो प्रिंसिपल रिपेमेंट का क्या होता है? सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है, ऑब्वियसली ओनली अंडर द ओल्ड रिजिम। एंड ये 2,15,000 के इंटरेस्ट में से क्या होता है? आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है, बट दैट टू ओनली अंडर द ओल्ड रिजिम। 2 लाख तक का लॉस रहेगा, वो लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो ओल्ड रिजिम में कोई भी और हेड ऑफ इनकम से भी, बट अगेन ओनली अप टू 2 lakhs, क्योंकि लॉस ही 2 लाख इस केस में। तो समझ आया क्या? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 15,000 का इंटरेस्ट? 80 ई ए और ई दो सेक्शन से, 80 डबल ई और 80 डबल ई ए। बट डबल ई जो है उसमें आपका फाइनेंशियल ईयर 16-17 में लोन सैंक्शन होना चाहिए था, और डबल ई ए में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में लोन सैंक्शन होना चाहिए, इसलिए ये दो सेक्शन लागू नहीं होंगे, ठीक है।
और उसमें प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का भी रिस्ट्रिक्शन है, तो वो लागू नहीं होंगे। और आपको म्युनिसिपल टैक्स दिया है, वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो म्युनिसिपल टैक्स का फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा, एनएबी जीरो से बात शुरू होगी। और इसका न्यू रिजिम में तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। आई होप यू अंडरस्टूड। और ये अगर आपके पीएनएल में डेबिटेड रहता था तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट डेबिटेड टू पीएनएल। देन अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 50 लाख रुपीज, फर्स्ट मशीनरी इन द 15% ब्लॉक। फर्स्ट मशीनरी, ये सेकंड मशीनरी है, देखो, was purchased on 1st September 2024, पिछले साल खरीदा था, एंड इट was installed and put to use on 24th October 2024, पिछले साल खरीदा था और पिछले साल ही put to use किया था। He did not own any other depreciable asset on the date of acquisition of this machine. तो इसमें आपको पिछले साल डेप्रिसिएशन मिला होगा, कितना? 50 लाख का 7.5%, वेरी गुड, क्योंकि ये हमने लास्ट ईयर परचेस करके लास्ट ईयर ही लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया था, तो हाफ रेट से लगा था। कितना रुपए होता है? 375, दैट्स इट। और एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो पिछले साल हमने न्यू मशीनरी खरीदा था, और आपको अब ये इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है, he has never opted for the default tax regime since the relevant assessment year। मतलब कि पिछले साल वो डिफॉल्ट रिजिम में नहीं था, मतलब उसने पिछले साल एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था। समझ रहे क्या? अब बहुत इंटरेस्टिंग केस होने वाला है इसका। अगर पिछले साल एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था तो आपकी डब्ल्यूडीवी, अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कितने % पे लिया होगा? 10% पे, तो डब्ल्यूडीवी आपकी अपडेट हुई होगी, ठीक है। अब अगर वो एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ नहीं लिखा है तो पिछले साल एब्जॉर्ब हो गया होगा, तो फिर ठीक है, पिछले साल के प्रॉफिट्स में। इनकेस वो अनएब्जॉर्ब्ड का पार्ट रहता था इस साल, तो वो डेप्रिसिएशन में से कम हो जाता था, लेकिन ब्लॉक की वैल्यू में ऐड हो जाता था। लेकिन ऐसा केस नहीं है, पिछले साल वो एडिशनल डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब हो गया। अब इस साल आपका जो डब्ल्यूडीवी है वो रहेगा 50 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 7.5% एंड माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन 10%, 50 लाख का ये दो आइटम लग चुके रहेंगे। ये आपका डब्ल्यूडीवी रहेगा बेटा इस साल का 41,25,000। और इस अमाउंट पे क्या होगा? इस अमाउंट पे आपको इस साल डिपेंडिंग ऑन द रेजिम आपको नॉर्मल या तो एडिशनल मिलेगा, या तो आई मीन नॉर्मल या तो दोनों मिलेगा। डिफॉल्ट रेजिम में तो नॉर्मल ही मिलेगा, 41.25 लाख पे 15% पूरा, है ना। और अगर ओल्ड रेजिम में है तो वो 10% जो बचा हुआ था वो अभी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 41.25 पे 15, और पुराना जो बचा हुआ 10 है, 50 लाख का 10, 5 लाख पैसा। तो ध्यान रखना है हमको इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के वक्त। हाँ, 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 तो वो लैप्स हो जाता था अगर पिछले साल का अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन रहता था एडिशनल के कारण, और वो इस साल आता था, तो इस साल उसको तो अलाउड नहीं है इस साल एडजस्ट करने को, तो इस साल वो अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन उतना एक्सटेंड तक रिवर्स हो जाता था और आपके एक्चुअल कॉस्ट में एड बैक हो जाता था, ताकि, हाँ, ताकि आप वो एसेट पे इस साल नॉर्मल डिप्रिसिएशन। ये चीज के बारे में आपके चैप्टर 12 में दिया है, जहाँ 115 बीएससी पढ़ाया था, हाँ, वो वाले क्लासरूम में। या देखिए ये कुछ, इसको हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का हमने देख लिया, इसलिए मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर पेपर थोड़ा अजीब था, क्योंकि अब इसमें पता भी नहीं, ध्यान भी गया कि नहीं गया, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, बहुत बारीक बारीक बातें। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द सेंट्रल गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर्ड फैक्ट्री बिल्डिंग, 23-24 में एक्वायर किया था, विच हैड बीन यूज्ड बाय हिम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग रबर प्रोडक्ट्स फॉर द पास्ट 5 years। अच्छी बात है। बिल्डिंग फैक्ट्री, he received compensation of 20 lakhs on 15th March 2025। अब ये भी पिछला फाइनेंशियल ईयर है, हाँ, कॉम्पेंसेशन कब मिला था? 15th मार्च 2025। हमारा ईयर तो 25-26 है, एक्वायर हुआ था 23-24 में। मुझे जरा बताइए कि कॉम्पेंसेशन जब मिलता है उस साल ही टैक्सेबल होता है कंपल्सरी एक्विजिशन में, है ना।
30 लाख रुपए एंड डिपॉजिटेड द होल अमाउंट इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अब कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कौन सा सेक्शन एक अप्लाई होता है? 54D। 54B जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है, 54D। अब इसको अगर 2 साल से आप यूज करते आ रहे हो उस फैक्ट्री बिल्डिंग या लैंड को, कंपल्सरी एक्विजिशन में गई, आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एज द केस में भी गेन हुआ, फिर आपने उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपने नए लैंड या बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, तो आपको उतना एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो उन्होंने तो क्या किया, उसी साल 20 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लगा दिया था विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। द बिल्डिंग वॉज परचेस्ड बाय हिम फॉर 5,08,052 रुपीज। 52 रुपए में कोई खरीदता है ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, बिल्डिंग तो और पुरानी थी, लेकिन उसकी WDV बुक्स में बिल्डिंग के ब्लॉक में 31 मार्च 23 को इतनी थी कि 23-24 में वो कंपल्सरी एक्विजिशन में गया। तो सवाल ये उठता है कि उसका WDV मैटर करता है कि मतलब वो इट इज अ पार्ट ऑफ अ डिप्रिशिएबल ब्लॉक, कि उसका ये इंडेक्सेशन वगैरह लेकर के काम करना होगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस भी 23-24 का दिया है, 25-26 का दिया है, और आपकी सुविधा के लिए 18-19 का नहीं दिया है, तो शायद यूज भी नहीं करना होगा। तो आपको पता है कि बिल्डिंग जो फैक्ट्री में यूज हो रही है, तो वो तो आपके बिजनेस के ब्लॉक में होगी। अब बिजनेस का जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का बिल्डिंग है, उसको डेप्रिसिएशन मिलते जा रहे हैं, उसका WDV 3 लाख है, वो अगर 20 लाख में जाती है, तो आपको 3 लाख की बिल्डिंग 20 लाख में जाती है, तो 17 लाख का होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट कौन से साल में होता है गेन? अक्रू तो यहां पर हुआ, बट टैक्सेबल होगा इन द ईयर 24-25। तो हमारे से क्या करना है, हमारे ईयर से कुछ रिलेशन नहीं है अभी तक के, समझ में आ रहा है क्या? अब टैक्सेबल हुआ तो हुआ 17 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट उसको डिपॉजिट कर दिया तो उन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, उससे क्या होगा, वो गेन एग्जेम्प्ट भी हो गया है पिछले साल अंडर सेक्शन 54D। ये सब लास्ट ईयर की बातें हैं। He has shifted the production to a leasehold building till the purchase of new factory building। तो लीज होल्ड बिल्डिंग में अपने प्रोडक्शन शिफ्ट किया था, अच्छी बात है। इतने साल से, इतने समय से, ऑन 1 अप्रैल 25 फाइनली, अभी इस साल 1 अप्रैल के दिन हमने न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी विच इज फॉलिंग अंडर द 10% ब्लॉक एट अ कॉस्ट ऑफ 15 लैक्स। तो अब इस साल हमने वो बिल्डिंग खरीदी 15 लाख में, गेन हुआ था 17 लाख। 17 लाख के बेसिस पर हमने एग्जेम्पशन ले लिया था 17 लाख का, क्योंकि 20 लाख हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला था। बट अपने अब हमने जो नई बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है वो कितने की है, वो 15 लाख की है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 15 लाख रुपए का हमने तो यूज किया, बाकी का 2 लाख का यूज नहीं किया। तो 2 लाख का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो पहले आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालने के कारण एक्स्ट्रा एग्जेम्प्ट हो गया था, वो अब हो जाना चाहिए टैक्सेबल, 2 लाख का। अब इसमें से वर्डिंग्स देख लेते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है कि वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के पैसे का किया क्या। उसमें से 15 लाख तो इधर यूज हुआ, समझ में आ रहा है, तो मैं ये मान रहा हूं कि बाकी का 5 लाख विड्रॉ कर लिया है और नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग बिल्डिंग। ठीक है, अब जैसे कि सेक्शन 54 में है कि आप एक ही घर में इन्वेस्ट कर सकते हो, 54F में एक ही घर में कर सकते हो। तो लेट अस सी द वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 54D। सेक्शन 54D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसकी वर्डिंग्स देखते हैं हम लोगों को मिलती है क्या। कैसी वर्डिंग्स है, तो 2020 वाली दिख रही है, 1974, 2020 वाली देख लेते हैं, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए थे। इसमें क्या चेंज, इसमें क्या है कि अगर आप अनदर इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो मैं ये देख रहा हूं कि जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक से ज्यादा बिल्डिंग हो सकती है क्या। Assisi has within a period of 3 years purchased any other land or building or any right in any other land or building or constructed any other building for the purpose of shifting or re-establishing the said undertaking or setting up another industrial undertaking, then तो ऐसा लिखा है एनी अदर, मतलब इसमें ओनली वन अदर ऐसा क्लैरिफाइड नहीं है, है ना।
सेक्शन 54 में 54F में ओनली 1 रहता है। देखो 54F की जो वर्डिंग्स हैं, सेक्शन 54F के जो वर्डिंग्स हैं, तो यदि हम लोग देखते हैं, वन रेसिडेंशियल हाउस बहुत क्लियरली लिखा है, वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो यहां पर दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। एक की आरसीसी ने न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी है, तो बाकी का जो 5 लाख हो सकता है उससे और रिमेनिंग अलाउड टाइम में, इसमें सेक्शन 54D में अलाउड टाइम यहां से गिना जाता है जब कॉम्पेंसेशन मिला। अलाउड टाइम में वहां से 3 साल का समय है उसको इन्वेस्ट करने का, रिमेनिंग 5 लाख के लिए। वैसे तो 2 ही लाख करना है, क्योंकि गेन तो 17 लाख का ही हुआ है, बाकी पूरा 5 लाख इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये मानते हैं कि नहीं, दैट्स दिस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट इज मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेन, ये वाले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का जो पैसा है बाकी का अमाउंट विड्रॉ कर ले रहा है, तो फिर ये 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल के टैक्सेबल हो जाए। और इस साल और डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये बिल्डिंग पे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो बिजनेस प्रोफेशन हेड में मिलेगा, 15 लाख का 10%, बिल्डिंग पे कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। इज इट ओके? बाकी जो आपको पिछले साल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए उसका अदरवाइज कोई यूज नहीं है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेना कि नहीं लेना, इट इज अ मैटर ऑफ अजम्पशन। अज्यूमिंग दैट द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज, तो आप ले सकते हो। ओके, पूरा यूटिलाइज हो गया, बाकी का अमाउंट लैप्स हो गया, तो ये कोई काम में नहीं आने वाला है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 23-24 में तो आपका एसेट सेल हुआ था, ट्रांसफर हुआ था कंपल्सरी एक्विजिशन में, और 25-26 का भी दिया है, उसका कोई एज सच तो यूज। सो अगर मैं इसका आंसर आपको प्रॉपर लिख के बताऊं तो देखिए, मैं आपको हेड वाइज कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो हमारे इसमें बिजनेस प्रोफेशन हेड, अदर सोर्सेज हेड और कैपिटल गेन हेड, ये 3 हेड्स अफेक्ट हो रहे हैं। बाकी सैलरी और हाउस हाउस प्रॉपर्टी भी है, बट दैट इज ओनली अंडर द ओल्ड रिजिम। ठीक है, तो मैं पहले तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के हिसाब से कर रहा हूँ कैलकुलेशन, एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। Computation of income of Mr. Prakash under the default tax regime। देखिए, इसमें सबसे पहले इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन हेड की जो इनकम है। अब मैं प्रॉपर नोट्स वगैरह के साथ में नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ कैलकुलेशंस लिख रहा हूँ, आपको नोट्स बताते जा रहा हूँ। अगर हम लोग स्टार्ट करें विथ नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, वो नेट प्रॉफिट दिया है ₹1,20,00,000, सही है कि नहीं? ये पहले पेज पे दिया था आपको 1,20,00,000। अब इसमें जो जो चीजों में हम लोग ने मार्किंग किया है, एक्सपेंसेस डेबिटेड बट डिसअलाउड, तो हम कर देते हैं एड बैक, है ना? एक्सपेंसेस डेबिटेड बट डिसअलाउड में पहला आइटम हो जाता है डेप्रिसिएशन एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कितना हो जाता है? 10 लाख। इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, बाद में एक साथ वो एड बैक कर दोगे, या तो बाहर भी लिख सकते हो। देन इंटरेस्ट फॉर द पीरियड बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज, बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज। ओके, शॉर्ट में लिखा है 8,52,000 का लोन है, 10% इंटू 4/12, कितना? 28,400, करेक्ट। कितना यहां पर हो जाएगा एड बैक, मतलब कि रिवर्स, इधर डिडक्शन अलाउड नहीं है, और ये आइटम कहां पे फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट बाद में। देन ये भी हमने कंसीडर कर लिया। देन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल परचेस डिसअलाउड अंडर सेक्शन, आपको थोड़ा सा नोट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days, also not paid up till the end of the year, so deduction will be only allowed on the accrual basis, sorry, only on the payment basis in the subsequent year। अभी तो ये 43BH में डिसअलाउ हो गया,
₹1 लाख। सही जवाब। देन ये तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, ये तो बाद में माइनस कर देंगे। ये कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी disallowed as per section 37p, इधर अलाउ नहीं होगा। ₹50,000 एड बैक हो गया। एंड इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर डिविडेंड, आप लिख सकते हो नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, है ना, इट इज अनरिलेटेड टू द बिजनेस। तो ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा 65,000 रुपीज जो है, ये भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डिसअलाउ हो जाएगा। तो दीज एक्सपेंसेस, इसका टोटल बता देंगे। देखो टाइम कितना जाएगा इसमें एग्जाम में ना, लंबा लंबा क्वेश्चन बोलो। 11 लाख, 12,43,400, इतना एड बैक हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल हियर, पीजीबीपी को कंप्लीट कर रहा हूं मैं। इसमें एक आइटम दिख रहा मुझे, ये इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन क्रेडिट किया था इस साल अक्रूवल बेसिस, ₹2,50,000 ग्रॉस वर्ड लिखा हुआ है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड में अगर 5 लाख के ऊपर रहा तो टीडीएस कटता है, अगर अमाउंट 194 LA, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। और ये डिविडेंड क्रेडिटेड है, डिविडेंड क्रेडिटेड टू द P&L ₹2 लाख, ये डिविडेंड दूसरे हेड में टैक्सेबल रहेगा, करेक्ट। उसके अलावा ऐसा कोई डेबिट या क्रेडिट का आइटम है नहीं ये पेज पे जो मुझे रिवर्स करना है। अगले पेज पे जो आइटम्स हैं वो तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए दिया है, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 एंड इवन सीरियल नंबर 4 डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए काम में आएगा। ये दो इनकम्स का टोटल हो जाता है 4,50,000। इसको मैं माइनस करूंगा क्योंकि ये P&L में क्रेडिटेड था। अब मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इनकम टैक्स के हिसाब से। यदि हम लोग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है तो मशीनरी पे एडिशनल वाला डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट लास्ट ईयर मिला था कि लास्ट ईयर के बारे में लिखा है असेसी डिड नॉट ऑप्ट फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सिंस द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर लिखा है ना, नेवर ऑप्टेड सिंस द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब रिलेवेंट मतलब इस केस में तो मैं मान रहा हूँ कि जब पिछला साल मशीनरी खरीदा था तब से, ये वाले इंफॉर्मेशन का सिर्फ ओल्ड रेजिम में काम में आने वाला है। ये हमने WDV निकाला, अगर लास्ट ईयर इस पे डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल लिया था तो इस मशीनरी का जो WDV है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना होगा? कुछ मशीनरी वगैरह सेल तो हुई नहीं है, तो मशीनरी पे अलग, पोल्यूशन कंट्रोल पे अलग निकाल सकते हैं। बताइए 41.25 लाख बचा होगा उसका, है ना, 50 lakhs माइनस 3.75 लाख माइनस 5 लाख, ये उसका ओपनिंग WDV आया था मशीनरी का, उस पे इस साल पूरे पे मिलेगा 15%। सही जवाब। आराम से कैलकुलेट करो, 41.25 लाख का 15%, 6,18,750। उसके अलावा जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, बट 10 लाख प्लस जो इंटरेस्ट का पार्ट कैपिटलाइज होगा
देखो जो इंटरेस्ट अक्टूबर मंथ के बाद का है वो तो ऑलरेडी P&L में डेबिटेड है और वो अलाउड भी है। लेकिन ये जो पार्ट है इस पे आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा 28,400 पे एंड इसमें मिलेगा 15% अगेन बिकॉज इस साल इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर बिफोर 4th अक्टूबर। बोलो 154 टू 60। अच्छा मशीनरी पे पूरा 15% क्यों लिया इस साल? क्योंकि इस साल तो वो स्टार्टिंग से है ना, पिछले साल पुट टू यूज का प्रॉब्लम था, लेट किया था। ये इन्फॉर्मेशन का काम हुआ, ये इन्फॉर्मेशन का काम हुआ। एंड डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का भी मिलेगा। वो 10% ब्लॉक में है और आपने बिल्डिंग खरीदी है 15 लाख रुपए की ऑन 1st ऑफ अप्रैल 25 इस साल की शुरुआत में, तो उस पर सीधा सीधा 10% ले लीजिए। 15 लाख का 10% मैं कर लूँ कैलकुलेट, 1,50,000। देखो मेरा कैलकुलेशन, अब ये टोटल डेप्रिसिएशन एलिजिबल रहेगा। बताइए 9,23,000। अच्छा ये 23,010 ये माइनस हो जाएगा आपके इनकम में से, क्योंकि ऊपर हमने बुक्स वाला डेप्रिसिएशन हटा दिया था। तो दिस विल गिव यू द प्रॉफिट्स एंड गेन्स एज पर बिजनेस और प्रोफेशन एज अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। बताइए कितना आता है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी? 1,18,00,000 70,390। ओके बढ़िया, मतलब कि सरचार्ज भी लगने वाला है, इतना सारा तो कोई लॉस लॉस तो है ही नहीं कोई, और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस तो है ही नहीं सेल्फ ऑक्यूपेंट। तो ये पीजीबीपी आ गया, समझ आया क्या? हाउस प्रॉपर्टी तो इसमें है ही नहीं। अब कैपिटल गेन हेड का, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले साल टैक्स तो लग चुका है उस पे, बट पिछले साल एग्जेम्पशन भी ले लिया था 54D में, उसका सब नोट वोट लिखना पड़ता है। अब अज्यूमिंग कि इस बार आपने 15 लाख की यूज किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का और बाकी का अब यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप अज्यूम करते हो कि नहीं, बिकॉज द पीरियड इज स्टिल रिमेनिंग ऑफ 3 years सिंस 15th March 25 प्लस 3, तो इट मे फर्दर भी पुट टू यूज। एकदम स्ट्रिक्ट वन बिल्डिंग का कोई रिक्वायरमेंट लिमिटेशन भी नहीं 54D में, एनी अदर बिल्डिंग लिखा हो। सो ऐसे केस में अजम्पशन लेते हुए मैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल कर सकता हूँ। ओके विच वॉज एक्चुअली 17 लाख विच वॉज एग्जेम्प्ट अर्लियर, आउट ऑफ विच देखो हमने 17 लाख के बेसिस पर 20 लाख इन्वेस्ट किया था, 20 लाख में से 15 लाख यूज किया, तो 15 लाख का एग्जेम्पशन वैलिड, बाकी का 2 लाख का एग्जेम्पशन जो है वो हट गया। ऑन दैट assumption that becomes taxable now under the head capital gain. Then income from other sources, income from other sources, एक इनकम तो मुझे दिख रही है डिविडेंड रिसीव, उसको हम लोग ने वहां पर हटाया था, इट वॉज ₹2 lakhs। ये डिविडेंड रिसीव्ड में से इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अर्निंग सच डिविडेंड, बट दिस इज अवेलेबल, वैसे ये इंटरेस्ट है आपका 65,000, बट मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है इसमें से, अप टू 20% ऑफ सच डिविडेंड इनकम। सेक्शन 57 में रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज इक्वल टू लिमिटेड टू ₹40,000। ये हो जाएगा 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000 डिविडेंड इनकम। अदर सोर्सेज में और भी कोई इनकम है क्या? इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन इस साल रहेगी क्या? ये नहीं रहेगा, क्योंकि इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। आप डैश कर सकते हो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, जब मिलेगा तब टैक्स लगेगा ना, इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन उसका नेचर है। और क्या है बताइए, और कहाँ कहाँ पर हम लोग ने ओ मार्क करके रखा है? इंटरेस्ट का भी डिडक्शन ले लिया, ये ओ लिख करके क्रॉस कर दिया था, दैट्स इट। आई गेस दिस विल गिव यू द
इनकम फ्रॉम टोटल इनकम। अब यही टोटल इनकम है, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में तो और कोई डिडक्शन जो एलिजिबल है नहीं लिखा है। तो टोटल इनकम जो आपकी आई थी 1,18,00,000, उसमें और ये 360 ऐड कर लो, 1,22,00,000 है ना, 1,22,00,000 30,190। ओके, सो नाउ यहाँ तक आया क्या? अच्छा, 30,390। अब आईसीआई के आंसर में अभी तक सजेस्टेड आंसर्स तो आए नहीं, लेकिन हो सकता है ये 2 लाख के रिस्पेक्ट में कुछ और असम्पशन रहे। हो सकता है ऐसा माने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से अभी 15 लाख ही निकाला है, बाकी का उसमें ही इन्वेस्टेड पड़ा है, इसलिए नथिंग टू डू। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप 17 माइनस 15 ढूंढने जाओगे तो ये कोई कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है। ये आपको समझा ना क्या है? 17 लाख का गेन कैसे हुआ? 30 लाख का कंसिडरेशन और 3 लाख का उसका कॉस्ट, डीम्ड कॉस्ट था। 17 लाख का गेन हुआ था लास्ट ईयर, बट वो लास्ट ईयर ही एग्जेम्प्ट हो गया था बेस्ड ऑन सेक्शन 54D। बट इस साल हमने वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा विड्रॉ करके कुछ अमाउंट यूज किया है। ठीक है, अब इन्होंने ये भी लिखा है कि 15 मार्च 25 को गेन हुआ, डिपॉजिटेड विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और इसी डेट के कुछ दिनों बाद ही तो अपन लोगों ने न्यू फैक्ट्री खरीद लिया। तो मतलब हो सकता है कि बाकी का अमाउंट वो आगे यूज करने का इंटेंशन रख सकते होंगे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक के, अगर कर ही दिया तो इन दैट केस ये 2 लाख रुपए नहीं आता था फिर। इज दैट ओके? अब आप ये देखो, आपकी इनकम में से सारी नॉर्मल रेट्स पे टैक्सेबल वाली इनकम है, तो और ये आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर है, 2 करोड़ के ऊपर नहीं है, तो आपकी पूरी इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। करेक्ट और नॉट? इंडिविजुअल। सो कैलकुलेट कर लो टैक्स। टैक्स कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ऑन फर्स्ट 24 lakhs it will be 3 lakhs, on balance amount of 98,30,390 at the rate of 30%। ओके, उसमें 3 लाख भी ऐड करना पड़ेगा ना। अच्छा, 3 लाख ऐड करके तो टैक्स आया, बोलो कितना? 32,14 49,117। ठीक है, ये टैक्स आया, इसमें ऐड होगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%, और फिर जो भी आएगा प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फाइनल बता रहे हो सेस मिला के 38,940, राउंड ऑफ कर देते 940 चलेगा। तो दिस इज द टैक्स कैलकुलेशन अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो ये ऑब्वियसली आपको लिखना है जो वैल्यूज आ रही है सरचार्ज की, सेस की। ये मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। नाउ if we shift to the optional tax regime, there will be certain adjustments needed to be made. One of them is definitely loss from house property of 2 lakh। वो लॉस आ जाएगा 2 लाख, म्यूनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं, नथिंग डूइंग। वो लॉस को आसानी से आप कोई भी इनकम में से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, एसटीसीजी पे भी नॉर्मल रेट क्यों लगाया टैक्स का? क्योंकि ये शेयर्स वाला नहीं है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाला नहीं है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम? बाकी अब एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑप्शनल टैक्स रिजिम से जाते हैं तो डिडक्शंस भी मिलेंगे, तो आपकी टोटल इनकम या जीटीआई बोल सकते हैं एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ये आ रही थी 122,3390। ये मैं यहां लिखता हूं। इसमें से हमको हेड वाइज चलेंगे। सबसे पहले बिजनेस हेड में कुछ एडजस्टमेंट आएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, तो वो मैं माइनस कर दूंगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन नॉट ऑन द पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बट ऑन द यस मशीनरी परचेस लास्ट ईयर, इसका पिछले साल आधा ही ले पाए थे। 50 लाख था, 50 लाख का 10%, पिछले साल आधा ले पाए थे, इस बार बचा हुआ आधा। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको इस बार इसका। और आई थिंक हाउस बिजनेस प्रोफेशन हेड में इतना ही है कि एडजस्टमेंट था, बाकी तो हम लोग ने कहीं और स्टार मार्क लगाया नहीं था उसका।
यहाँ पे क्यों लगाया था मैंने? हाँ, यही था ना, ये था। ये भी हो गया, मशीनरी वाला। उसके अलावा बिज़नेस प्रोफ़ेशन हेड में और कोई रिजिम चेंज का, ओल्ड रिजिम में जाने का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, बट ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी का एक लॉस था। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस माइनस हाउस प्रॉपर्टी लॉस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतने शॉर्ट में मत निपटा देना। ₹2 लाख, इससे ये लॉस एडजस्ट हो सकता है अप टू 2 लाख अगेंस्ट एनी अदर हेड। इससे आपको मिल जाएगा जीटीआई अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम। 7 लाख रुपए कम कर दो, 1,15,000, सॉरी 1,15,30,390 आ गया। इसमें से मिल जाएगा चैप्टर 6A डिडक्शंस। ये डिडक्शंस में अगर ध्यान से देखो तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट वगैरह तो कोई नहीं है, बट सेक्शन 80C का डिडक्शन है। 80C का कौन सा? प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। उसमें 1.5 लाख का लिमिट होता है, बट सिर्फ 1,10,000 का ही रिपेमेंट है प्रिंसिपल का। पूरा 1,10,000 मिल जाएगा। 80C करेक्ट और नॉट? और फिर सेक्शन 80B, जीजीबी तो कंपनी का है। 80GGC where the payer is other than Indian company, तो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी वाला बाय नॉन कैश मोड। इसमें कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है। 50,000 रुपीज था जो हमने उधर एडबैक किया था, लेकिन वो ओल्ड रेजिम में इधर उस हिसाब से डिडक्शन उसमें मिल जाएगा। और कहीं मैंने स्टार नहीं लगाए कि अगर रिजिम चेंज होती है तो ध्यान रखने वाली बात। दैट्स इट। तो ये दो आइटम कम हो जाएंगे और फर्दर। तो सैलरी है नहीं, इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई एडजस्टमेंट नहीं। बाकी तो कुछ बताइए। ₹1,70,390, दिस इज द टोटल इनकम। समझ में आया क्या? अगेन अजम्पशन वो 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अजम्पशन इसमें एम्बेडेड है। अब टैक्स ऑन द सेम, ध्यान रखना सीनियर सिटीजन है, ये भी चीज कभी छूट जाती है। ऑन 0 to 3 lakh tax will be nil, 3 lakh to 5 lakh at the rate of 5%, 10,000, 5 lakh to 10 lakh 20% सीधा 1 लाख ऑन अमाउंट अबव 10 लाख। 10 लाख के ऊपर का अमाउंट मतलब 1,03,70,390 का 30%। 117 उसमें 1,10,000 ऐड नहीं किया ना, अब उसको ऐड कर देंगे, आपका टैक्स आ जाएगा 32,21,117। फिर रेस्ट यू नो प्लस सेम 15% सरचार्ज प्लस 4% सेस, आपको टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा 38,52,460 कर सकते, 456 है तो राउंड ऑफ करके 4। सो दिस विल बी द आंसर। बोलो समझ में आया क्या? तो ऐसा इस रहेगा, बट ये तो सिर्फ मैंने लिखा, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया इसको, है कि नहीं? ये कितने मिनट हो गए अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुए? 49 मिनट्स। तो ये एक क्वेश्चन को मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड सो मच टाइम इन द एग्जाम। और अभी तो मैंने नोट्स वगैरह लिखा भी नहीं है, सिर्फ समझाया, डिस्कस किया और आंसर भी थोड़े शॉर्ट हैंड में ही लिख दिया। इतना सा प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, इट वोंट फेच यू मार्क्स। ठीक है, बोलो क्लियर है? नाउ लेट अस डिस्कस द अदर क्वेश्चंस। कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन 1 में तो बताइए, कुछ वेरिएशन आपके दिमाग में होगा तो बताइए। सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट से म्यूनिसिपल टैक्स पे किया था, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है। चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या पूछा है? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रथम अज्यूमिंग दैट ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम।
Opted out means as per the old regime. Provide brief treatment of items wherever necessary. तो इसमें आपको 7 items लिखे. Mr. Pratham is employed with a private sector company as a manager production stationed in the city of Dhanbad, Jharkhand. His monthly basic salary is 80,000 rupees. 80,000 basic salary. Company also maintains and runs an engineering college in Ranchi, Jharkhand, where his son is admitted to study माइनिंग इंजीनियरिंग. तो क्या करना है उससे? अच्छा, कंपनी मेंटेन कर रही है जहां पर उसके बच्चे को एडमिशन मिली है. अगर 1,000 रुपए से कम रहा तो एग्जाम, उसके ऊपर रहा तो 2 ऑल्टरनेटिव है. या तो 1,000 रुपए के ऊपर वाला पार्ट टैक्सेबल करो या तो पूरा. ही गिव्स यू द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स. तो अभी तक सिर्फ बेसिक सैलरी की इन्फॉर्मेशन मिली है और उसका बच्चा कंपनी के स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, ये पता चला है. ऑन 2 September he was transferred from Dhanbad to Jamshedpur, Jharkhand, where he was provided with a room in a prominent hotel as the residence for his stay, Jamshedpur, from 2 September to 12 September. 15 दिन तक के ट्रांसफर के वक्त अगर अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया तो वो टैक्सेबल नहीं होता है. ओके, रेंट ऑफ होटल रूम वॉज 4,500 पर डे, तो नॉट टैक्सेबल अप टिल 15 days in the case of transfer. His employer sold a car to him. कार सेल किया उसको on 1st August 25 for 2,50,000. Company had purchased this car on 1 July 23 for 5 lakh. एंड कार 15% ब्लॉक में थी. ये वाले 15% के हिसाब से नहीं. निकालो WDV. कौन से वैल्यू कौन से रेट से डेप्रिशिएट करोगे? 20%. इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड कंप्यूटर वगैरह में 50% है. मोटर कार में 20% WDV है. अदर एसेट्स में 10% SLM. दिस इज ओनली गिवन फॉर कंफ्यूजिंग यू. ये कोई काम का नहीं है. तो सिंपल है आपका इसका कैलकुलेशन. 5 लाख माइनस 20% 2 साल का, तो पहले 1 साल का 1 लाख हो गया, फिर बचा 4 लाख WDV के हिसाब से, फिर 80,000 कटा, बचा 3,20,000. वो कार एम्प्लॉय को 2,50,000 में दिया. वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू 70,000. ओके, परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार. अभी तक यदि हम देखें तो मैं अगर लिस्ट बनाऊं तो एक चीज मिली है मुझे, बेसिक सैलरी है ना. क्वेश्चन नंबर 3 का ए, बेसिक सैलरी 80,000 इंटू 12 कितना, 9,60,000. ट्रांसफर ऑफ मोटर कार. मोटर कार यूज करने के लिए दिया रहता था तो दूसरे प्रोविजन लगते थे कैलकुलेशन के. मोटर कार ट्रांसफर हमने अभी निकाला ओनली ₹70,000. वर्किंग वहां पर लिख दिया है. और एक नॉट टैक्सेबल है वो होटल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफर अप टू 15 days नॉट टैक्सेबल है. समझ आ रहा है क्या? हिज एम्प्लॉयर एंटर्ड इनटू अ स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम विद अ गवर्नमेंट इंश्योरेंस एजेंसी. स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस है इसलिए नॉट टैक्सेबल. ओके, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हिज एम्प्लॉयर पेड 2.5 लाख एज द प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ मिस्टर प्रथम. इतना बड़ा प्रीमियम पे किया तो भी ये टैक्सेबल नहीं रहेगा. अगर स्पेशली उसकी लाइफ पे इंश्योरेंस लिया रहता था तो फिर टैक्सेबल, बट स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस में इट इज नॉट टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉइज, नॉट अ परक्विजिट. Annual fee for other students in the same college in which his son studies is ₹2 lakh. However, his company provides education to his son for free of cost. तो अभी जो एजुकेशन फैसिलिटी दिया है एक परक्विजिट हुआ. पहली बात तो इसमें 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड वाला अलाउंस वाला एग्जाम्पशन मत ले लेना. दूसरी बात ये क्योंकि 1,000 पर मंथ से ज्यादा है तो वी कैन टेक अप अजम्पशन दैट एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल. ऑल्टरनेटिवली वी कैन डू 2 लाख माइनस 12,000, 1,000 पर मंथ कम करके दोनों चलता है. बट ऐसा हैव टोल्ड यू अर्लियर आईसीए के एमसीक्यू में उन लोग ने एंटायर अमाउंट टैक्सेबल लेकर के किया था. तो मे बी दे विल एक्सपेक्ट क्या एंटायर अमाउंट टैक्सेबल कर दो. 1,000 के ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल, 1,000 के नीचे है तो पूरा एग्जेम्प्ट. इज दैट ओके? ये परक्विजिट हो गया. वर्डिंग्स में इवन गिफ्ट वाले इसमें भी सर्कुलर था. सर्कुलर में भी लिखा था कि ऊपर वाला ही पार्ट, लेकिन इससे रिलेटेड कोई सर्कुलर भी नहीं है सच. एग्जेम्प्ट फॉर एन अमाउंट अप टू 1,000 पर मंथ. हाँ, लेकिन वो दोनों असम्पशंस यहाँ पर पॉसिबल.
एक्चुअली ऐसा है, एग्जेम्प्ट इफ द अमाउंट इज अप टू ₹1000, एग्जेम्प्ट इफ, अदरवाइज इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए ये दोनों इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। तो आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन अल्टरनेटिव लिखना पड़ेगा आपको। ही वेंट ऑन अ हॉलिडे विद इन इंडिया विथ हिज 3 चिल्ड्रन। हॉलिडे पे गया, 1 मेजर सन एंड 2 ट्विन डॉटर्स। कौन सा सेक्शन आ गया? एलटीसी एग्जेम्पशन, सेक्शन 10(5), है ना? हिज ब्रदर हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम, ब्रदर को भी लेके गया जो डिपेंडेंट है, 3 बच्चों को और भाई को, और वो खुद, कितने लोग गए? 5 लोग। टोटल एयर एंड ट्रेन कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम वाज 3,60,000 पर पर्सन। मैच हो गया ना, 5 लोगों के हिसाब से। 3 लाख रुपए तो सिर्फ एयर एंड ट्रेन कॉस्ट में उसका लग गया विद इन इंडिया। क्या घुमा होगा सोचो। ही ट्रेवल्ड इन इकोनॉमी क्लास फ्लाइट्स और 3 एसी ट्रेन कंपार्टमेंट्स, इसमें भी 3 लाख खर्च कर दिया। द एंटायर अमाउंट वाज रीइंबर्स्ड बाय हिज एम्प्लॉयर सिंस इट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप इन द लास्ट 20 ईयर्स। पहली बार, 20 साल में पहली बार गया बेचारा। हर 4 साल का ब्लॉक मिलता है, एलटीसी का एग्जेम्पशन मिलता है। ये केस में क्या होगा? मेजर सन के बाद में 3 माइनर डॉटर्स हुई है, मेजर के बाद ही माइनर होंगे ना, मतलब जो मेजर है वो बड़ा रहेगा, बोलने का मतलब। तो चलता है, मतलब सब कुछ एग्जेम्प्ट। ब्रदर वाला, ब्रदर के लिए डिपेंडेंट ब्रदर exempt. Now read this. He has opted out of the default tax regime. अगर डिफॉल्ट regime में रहता था कि सेक्शन 10(5) अप्लाई नहीं होता था एग्जेम्पशन का। ऑप्टेड आउट, इसका मतलब एग्जेम्पशन अवेलेबल है अंडर द ओल्ड regime. All the amount is exempt under section 10(5) LTC, लिफ्ट ट्रैवल कंसेशन, पूरा 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है इसमें। इज दैट ओके? देन ब्रदर के साथ क्यों गया? क्योंकि लिखा है हिज वाइफ एक्सपायर्ड इन May 24। आपको अंदाजा लगाना पड़ता है ना एज से कि एक्सपायर हुई कि नहीं। इसकी तो एज नहीं लिखी, बट वाइफ एक्सपायर्ड। शी वॉज एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट स्कूल एज अ स्कूल टीचर, एक्सपायर्ड इन May 24, ऑन ड्यूटी लिखा है। गवर्नमेंट स्कूल में एज अ स्कूल टीचर काम करती थी। फैमिली पेंशन मिस्टर प्रथम को मिला, बीइंग द हस्बैंड, ऑफ ₹2,50,000। तो क्या होगा फैमिली पेंशन का? इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए पहले सैलरी को क्लोज करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 12,30,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द ओल्ड रिजिम 50,000। सैलरी इनकम आपके आ गई 11,80,000। आया क्या? ये आपका टैक्सेबल सैलरी आ गया, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये आइटम दिया है आपको, फैमिली पेंशन। वाइल ऑन ड्यूटी, अगर सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल की फैमिलीज को पेंशन मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है। बीइंग अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर वाइल ऑन ड्यूटी डेथ होती है तो फैमिली पेंशन एग्जेम्प्ट होता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो फैमिली पेंशन कितना है? ₹2,50,000। इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? इनर कॉलम में लिखेंगे। क्या करेंगे इसमें से? इसमें से डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 57 टू ए। ओल्ड रिजिम में इट इज 1/3 और 15,000, विच एवर इज लोअर। तो ऑब्वियसली 15,000, 50 नहीं 15 है ना, विच एवर इज लोअर। 1/3 तो काफी बड़ा है इससे, तो 2.5 लाख माइनस 15,000 कितना हो गया? 2,35,000। इतना अमाउंट फैमिली पेंशन का टैक्सेबल रहेगा। अगर आपको क्लॉज नंबर नहीं याद रहता है तो ठीक है, हमने रिसेंटली क्वेश्चन में देखा था टोटल इनकम के वक्त, इसलिए मुझे याद था। अब मिस्टर प्रथम रिसीव्ड अ सम ऑफ 10 lakhs फ्रॉम अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट से अगर आपको गिफ्ट मिलता है एज अ सम ऑफ मनी तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इट्स नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 50। ओके, इट इज नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट्स के बारे में हम लोग ने जहां पढ़ा था चैप्टर 8, इसमें देखिए गिफ्ट के जो एक्सेप्शन है इसमें था एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट। आप किताब में पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर भी लिखा है चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन सो। तो देयरफॉर दिस विल बी द इनकम। ये दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम
11,80,000 प्लस 2,35,000, 14,15,000। वो क्वेश्चन का भी तो आंसर इतना ही आ रहा था ना, टीडीएस ऐड बैक करने के पहले। वो एक जो क्वेश्चन किया था हमने, कौन सा वाला, ये इसी का रेसिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन 2A, वो 1445 हो गया था। नहीं, बाद में तो 15.15 आ रहा था और बाद में 15.45 हो गया था टीडीएस ऐड बैक करके। इस क्वेश्चन में कोई डिडक्शंस है क्या, वो देख लो ध्यान से, क्योंकि आपको टोटल इनकम पूछा है। डिडक्शंस से रिलेटेड कुछ आइटम दिया है आपको? नहीं है ना, ना कोई इंटरेस्ट है, आई मीन सेविंग अकाउंट वाला, ना कोई एटीसी से रिलेटेड डिपॉजिट है, नथिंग डूइंग। So that's the answer. Rupees, this GTI is itself equal to the total income under the old regime. समझ आया क्या सबको? तो जो चीजों के बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा आपको बता दिया, जैसे 10(5) एग्जेम्प्ट है ना, जैसे कि ये ट्रांसफर के वक्त होटल अकोमोडेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3A। इज दिस ओके टू एवरीबॉडी? एज कितनी है उससे क्या करना है? टैक्स निकालना। एज तो दी नहीं है, बट सन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वाइफ की डेथ हो चुकी है, आपको जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बता रहा हूँ मैं। वो अपने भाई और एक एक दो उसके माइनर डॉटर्स हैं, नहीं मतलब बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे जॉब कर रहा है वो, अभी जॉब में ट्रांसफर भी हुआ बड़े शहर में, तो भी एज 60 के ऊपर हो सकती है, लेकिन दिया नहीं है कुछ भी। इज इट ओके? टैक्स नहीं पूछा आपको, हाँ टैक्स जबरदस्ती मत निकालना, अभी चलो कर लो, लेकिन बाद में एग्जाम में जितना पूछा उतना ही, नहीं तो फिर जीएसटी का टाइम नहीं बचेगा ना। हाँ चलो, मिस्टर अविनाश, अब क्या लिखा है अगेन, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। डिस्कस मतलब एग्जामिनर के साथ में, है ना, आपस में दोस्तों के साथ नहीं। अज्यूम दैट ही डिड नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब इस बार कौन से रिजिम के हिसाब से आंसर देना है? एज पर डिफॉल्ट रिजिम, डिड नॉट ऑप्ट आउट एंड डिड नॉट हैव एनी अदर इनकम। तो ये तो काफी इजी दिख रहा है। देखिए क्या लिखा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 45 ईयर्स booked an apartment in Pune in the financial year 2021 for rupees 50 lakhs. He took possession of this apartment on 1 April 2025. ने 2021 में अपार्टमेंट खरीदा था 50 लाख की, और कब पोजेशन लिया? 1 अप्रैल 2025। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज पर द म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स ऑन 1 अप्रैल वाज 75 lakhs, मतलब उसको गिफ्ट मिला। 75 लाख की चीज उसको कितने में मिली? 50 लाख में। गिफ्ट मिला कि नहीं? अब उसका उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन कब ट्रांसफर हुआ वो नहीं लिखा है क्लियरली, वी विल अज्यूम की पोजेशन की डेट पे, बट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 60 lakhs and he had paid 5 lakh by demand draft as a down payment on the date of booking. यहाँ पर वो केस आ रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला गिफ्ट इनकम है कि नहीं है? तो है क्या? पहली बात तो 75 लेंगे कि फिर 60 लेंगे? हाँ 60 लेंगे, बिकॉज ये पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट, अज्यूमिंग इट इज अकाउंट पे। अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट है अगर, तो क्या रहेगा? 60 lakhs माइनस 50 lakhs, द डिफरेंस इज 10 lakhs। ऐसे मैंने आपको केसेस करवाए थे। द डिफरेंस इज मोर देन 50,000, ऑल्सो द डिफरेंस इज मोर देन 10% ऑफ द कंसिडरेशन। तो क्या होगा? देयरफॉर हम बोलेंगे कि सेक्शन 56 टू 10 के हिसाब से दैट 10 लाख डिफरेंस विल बी टैक्सेबल, इजंट इट? उसको प्रॉपर्टी मिली कम में, प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा थी। अब ये टैक्सेबल कब रहेगा? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। अब ट्रांसफर का ईयर नहीं लिखा है, बुकिंग का ईयर लिखा है, पोजेशन का डेट लिखा है। वी विल अज्यूम की डेट ऑफ पोजेशन इटसेल्फ इज द डेट व्हेन द ट्रांसफर वाज डन। ओके, लीगली रजिस्ट्रेशन। और दूसरी एक चीज आएगी यहाँ पर, उसने जो कंसिडरेशन पे किया 50 लाख का है, सोच के उसमें टीडीएस नहीं काटा होगा, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 60 लाख है ना। तो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी, आई डोंट नो वेदर आई विल एक्सपेक्ट दैट आल्सो इन दिस आंसर, बट टीडीएस भी तो एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 194 IA। टीडीएस काटना पड़ेगा उसको सेलर का एट द रेट ऑफ
1%, 194 IA, क्योंकि कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर शुड बी मोर देन 50 लैक्स। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वहां पर डेट ऑफ बुकिंग का अलाउड नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला ही। ऐसे केस में तो फिर 75 लाख का टीडीएस हो जाएगा। 75 लाख पे 1%। आप सिर्फ इतना लिख सकते टीडीएस एट 1% ऑन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इतना भी लिख दे तो चलता है। और क्योंकि पेमेंट तो अलग अलग समय पे किया होगा, बट एक्चुअली टीडीएस शुड बी डिडक्टेड ऑन 75 लैक्स इन दिस। वहां पर डेट ऑफ बुकिंग वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। टीडीएस इज दैट ओके? ये आई डोंट थिंक ये आंसर आएगा ना, तब आप देख लेना, ये शायद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA, क्योंकि आपको सिर्फ टैक्सेबिलिटी पूछा है, आपको उसमें फर्दर टीडीएस इंप्लीकेशंस नहीं पूछे। देन ऑल्सो ऑन 16 जनवरी his gold chain costing 6 lakh which was purchased on 20th August 25 was stolen during the marriage party when the fair market value of the chain was 13 lakhs। तो बताइए, उसने 20 अगस्त को चेन खरीदा था, कितने की? 6 लाख की। और वो 16 जनवरी को, जिस दिन वो 13 लाख की उसकी वैल्यू पहुंच चुकी थी, उस दिन स्टील हो गई, गुड्स लॉस्ट। ऑन 20th मार्च ही रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 4,50,000 टुवर्ड्स दिस लॉस। पहली बात तो गोल्ड चेन पर्सनल इफेक्ट है कि कैपिटल एसेट है? कैपिटल एसेट है, वेरी गुड। ज्वेलरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल इफेक्ट। बस 10 पीछे नहीं है वहां पर। हाँ, हाँ जी, बस 10 पीछे वाला ले सकते हैं वहां पर, ठीक है, करेक्ट। तो गोल्ड चेन जो है वो कैपिटल एसेट है, तो देयरफॉर हम लोग उसका जो इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिला, इसी साल मिल गया, तो इसी साल उसको हम लोग इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन को कंसीडरेशन मान लेंगे। इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन को जब मिला उस साल टैक्सेबल होता है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फेयर मार्केट वैल्यू का कोई यूज नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 6 लाख। देयरफॉर he has incurred a short term capital loss of rupees 1,50,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया है कि नहीं? 6 लाख की गोल्ड चेन का उसको 4.5 लाख ही रिसीव, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो बाद में आप ये भी बता सकते हो कि 10 लैक्स का उसका अदर सोर्सेज का इनकम है और 1.5 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर सोर्सेज। डू यू नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन। दैट्स इट। इसमें आपको पूरा कंप्यूटेशन भी नहीं करना है, आइटम वाइज पहले इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है, ये 2 चीजें, फिर ये गोल्ड चेन वाले के पॉइंट के बारे में, और फिर लिखना है तो लिख सकते हो द शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अदर। जमा क्या आंसर? तो जो कंपलसरी जितना करना था उतना पार्ट हो गया है। नाउ एज अ स्टूडेंट आई वुड नॉट प्रीफर सॉल्विंग दिस थियरी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थियरी है ना फोर्थ वाले में। बट अगर आप इनकेस सेकेंड या थर्ड वे में से कोई छोड़ते हो तो फिर आपको फोर्थ वाला करना पड़ेगा। तो हम तो अभी डिस्कस कर ही रहे फोर्थ वाला। इसमें क्या दिया है? मिस्टर नव्यम, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, gives you the following particulars about his income for the previous year 25-26। अब इसमें आपको इतनी सारी चीजें दिए। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर नव्यम फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 assuming that he has opted for the default tax regime provided। अब डिफॉल्ट टैक्स regime में ऑप्ट क्या करना पड़ता है? he remains in the default tax regime, मतलब डिफॉल्ट regime के हिसाब से आंसर देना है। List out the losses to be carried forward to further assessment year, specify the assessment year up to which such losses can be carried forward। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है तो ये लिस्ट ऑफ लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड में एक आइटम तो पक्का नहीं रहने वाला है, हाउस प्रॉपर्टी लॉ एंड अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ एडिशनल, है ना? यस, चलिए देखते हैं। पहला, प्रॉफिट फ्रॉम केमिकल डीलरशिप बिजनेस, तो ये बिजनेस का प्रॉफिट है। इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ये इनकम है स्पेक्युलेटिव बिजनेस के, इनकम में प्रॉब्लम नहीं है, उसका लॉस रहता था तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में से एडजस्ट होता था। लॉस फ्रॉम बेटिंग, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट बिकॉज नो डिडक्शन एट ऑल इज अलाउड अगेंस्ट बेटिंग इनकम। हमने क्वेश्चंस किए उसमें आया है 1-2 बार लॉस फ्रॉम बेटिंग या गैम्बलिंग, वो हमने को इग्नोर करना पड़ता है। ग्रॉस डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज अदर सोर्सेज का आइटम है, इसमें से ज्यादा 20% का इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होता है। लॉस और मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, ये सिर्फ उसी कैटेगरी की इनकम हुई तो सेट ऑफ हो सकता है
वरना ये होगा कैरी फॉरवर्ड, जो कि आप देख लो इनकम है नहीं। नीचे तो लॉसेस ही है और बाकी पॉइंट नंबर 6 से 9 के बीच में रिसोर्सेज की इनकम नहीं है। कैरी फॉरवर्ड अप टू हाउ मेनी ईयर्स? कैरी फॉरवर्ड अप टू असेसमेंट ईयर बता दो। ये 26-27 चल रहा है, असेसमेंट ईयर 30-31। कैलकुलेटर में करना पड़ता है क्या? 27 + 4। वेरी गुड। ये फाइनल में पहुंचने वाले हो कुछ महीनों के बाद। अच्छा लगता क्या? तो चलो कोई बात नहीं। तो यहां तक समझ में आया क्या? रेंटल इनकम कंप्यूटेड एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब रेंटल इनकम बोला है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहता था, बट रेंटल इनकम बोला है। रेंट रिसिप्ट भी नहीं बोला है, रेंट भी नहीं बोला है, रेंटल इनकम बोला है और बोला है कंप्यूटेड एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस। मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के प्रोविजंस लगा के ही निकाला होगा। मीन्स शायद ये 30% माइनस करने के बाद ही होगा, ठीक है। और लेट आउट प्रॉपर्टी का, लेकिन एक बार देख लो 2,52,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, मतलब राउंड फिगर आ रहा है। हाँ, मतलब इससे भी एक अंदाजा मिल रहा है कि हाँ भाई ये 30% कटने के बाद का है, तो शायद ये आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ही है। वैसे तो नहीं भी रहता था तो आई कुड नॉट हैव डन एनीथिंग, बट ये ये नेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। बट लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नॉट अलाउड अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है पूरा का पूरा ऐसा ही चलेगा। अभी तक के कोई लॉस नहीं आया है। सीरियल नंबर 1, 2, 4 और 6 में सिर्फ इनकम्स आई है। 3 और 6, 7 में जो लॉस है वो काम का नहीं है, और 5th नंबर पे जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। यहां तक समझा क्या? हिज माइनर डॉटर, आ गया क्लबिंग वाला प्रोविजन, हैज वन द अवार्ड फ्रॉम द डांस परफॉर्मेंस ऑन टीवी। खुद के टैलेंट से मिला उसको अवार्ड। हाँ, देखो, ये बेचारा बिजनेस करके 3 लाख से भी कम कमा रहा है, और माइनर डॉटर टीवी पे जाके डांस परफॉर्मेंस करके 3 लाख कमा रही है। दिस अमाउंट वॉज गिवन टू हिज फादर, डॉटर्स फादर या असेसीज फादर। हिज लिखा है, डॉटर्स फादर रहता तो हर फादर रहता था। हिज फादर मतलब मिस्टर नव्यम्स फादर, मतलब वो डॉटर के ग्रैंडफादर को दिया होगा। तो करना क्या है? चलो मान लो ग्रैंडफादर को दिया, तो भी क्लब नहीं होगा किसी के हाथ में। मान लो इसको ही दिया, तो भी क्लब नहीं होगा। इट विल रिमेन द इनकम ऑफ द डॉटर, करेक्ट। इनकेस क्लब होता था तो हाँ, इस पे कोई और इनकम होती थी, नॉट फ्रॉम ओन टैलेंट स्किल, तो क्लब होता था। तो 64(1)(a) में क्लब होता था, तो उसमें एग्जेम्पशन मिलता था क्या? सेक्शन 1032 वाला नहीं मिलता था, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अभी तो नॉट टू बी क्लब्ड, अभी ये वाली इनकम क्लब नहीं होगी। हिज फादर है, हर फादर नहीं, ठीक है। देन प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट है। ये सब बाकी के प्रॉफिट्स ही हैं। तो अभी तक इस साल के कोई लॉसेस या ऐसे कोई एडजस्टमेंट वाले आइटम नहीं दिखे, सारे स्टैंड अलोन है। बट आपको फिर लिखा है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज मेनली अबाउट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स, क्योंकि नीचे ये इसके बारे में 5 पॉइंट्स हैं। बताइए, अदर डिटेल्स ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस पर्टेनिंग टू डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये क्यों नहीं ले सकते? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडिशनल के कारण होगा क्या? ऐसा कहाँ लिखा है? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है, और वैसे भी वो तो डीलरशिप वाला बिजनेस है उसका, तो उसका तो डेप्रिसिएशन ऐसे ही होगा नॉर्मल। तो वो बिल्कुल ले सकता है, बट उसको प्रायोरिटी बाद में देंगे। पहले हम लोग किसको सेट ऑफ करना चाहेंगे? पहले जो नॉर्मल लॉसेस है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को लास्ट में लाएंगे। लॉस पहले इसको बाद में देखते। लॉस फ्रॉम हैप्पी स्टे बिजनेस 2,10,000। हैप्पी स्टे बिजनेस, बस नाम है बिजनेस का हैप्पी स्टे, ओके। तो ये मत समझ लेना कि ये कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, बिजनेस लिखा है ना। असेसमेंट ईयर 23-24 का बिजनेस लॉस है। इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टिल 8 ईयर्स फ्रॉम दैट ईयर। करो 23-24 + 8, तो अभी तो अलाउड है। अभी उसमें क्या हो जाएगा, उसको अलाउ एडजस्ट कर सकते हैं। कौन सी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं उसको? इसमें से भी कर सकते हैं, इसमें से भी कर सकते हैं, और इसमें से भी कर सकते हैं। पता है क्या आपको?
लेकिन 2,10,000 है, तो किधर से करना चाहोगे? देखो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए मेरे को नीचे लॉसेस दिख रहे हैं, तो मैं उसको पहले प्रेफरेंस दूंगा। और स्पेसिफाइड बिजनेस का भी नीचे एक लॉस दिख रहा है, तो भी प्रेफरेंस दूंगा। तो इसको कहाँ कर देंगे हम लोग? नॉर्मल बिजनेस का जो प्रॉफिट है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रॉफिट फ्रॉम केमिकल बिजनेस। 2,73,000 प्रॉफिट फ्रॉम केमिकल बिजनेस। इसमें से क्या करेंगे हम लोग? माइनस लॉस फ्रॉम हैप्पी स्टे बिजनेस। वो जो भी बिजनेस है, अगर वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो भी लॉस अलाउड रहता है। ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24 लिखा है ना, इट कैन बी एडजस्टेड 2,10,000। You should know that once the business loss is carried forward, it can be adjusted only against head income under the head PGBP. इसको तो मैंने एडजस्ट कर लिया। देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में दो लॉसेस हैं, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन? स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस। लॉसेस कितने हैं टोटल? सिर्फ 160 अलाउ होगा, ये वाला अलाउ नहीं होगा, क्योंकि उसमें 4 साल का अलाउड रहता है। 2021 में 4 ईयर ऐड कर दिए तो 24-25 में लैप्स हो चुका है। असेसमेंट ईयर 26-27 तक के अलाउड नहीं है। 1,60,000 अलाउड है, तो आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम है 1,90,000। थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, स्पेक्युलेटिव स्पेसिफाइड भी यही हो जाएगा ना, पूरा लिख देता हूँ। स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम 1,90,000 फिर से माइनस कर सकते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस। यू कैन सेट इट ऑफ द असेसमेंट ईयर। कौन सा 22-23 है क्यों? यस, तो वो सेट ऑफ कर लिया हमने 1,60,000। अभी भी आपके केमिकल बिजनेस वाले में 63,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से कुछ कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो। स्पेक्युलेटिव बिजनेस वाले में 30,000 का प्रॉफिट है। और लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 1,60,000 रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर, मतलब पिछले का पिछला असेसमेंट ईयर, फॉर विच बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न वॉज पेड। अगर लेट रिटर्न फाइल किया तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे क्या? लेट रिटर्न फाइल किया, कर सकते थे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कर सकते थे। अब मेरा ध्यान ये जा रहा है कि क्या ये वाले असेसमेंट ईयर का और कोई लॉस तो नहीं है? मतलब अगर वो रहता था तो वो रुक जाता था ना फिर, क्योंकि रिटर्न तो फिर पूरे सभी इनकम्स का एक साथ होता है ना। तो लेकिन नहीं है लकीली। सो चलो, 1,60,000 का जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, इसको सेट ऑफ कर सकते इस साल। ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस जब हुआ था तब शायद ओल्ड रेजिम में हुआ होगा, और उस साल कैरी फॉरवर्ड किया आपने। लास्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड किया, लास्ट ईयर भी शायद आप ओल्ड रेजिम में होंगे। अब इस साल आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो, इस साल आप एडजस्ट कर सकते हो। कौन सी इनकम में से? जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है उसी में से एडजस्ट कर सकते हो, विच इज रुपीज 2,52,000। उसमें से आप एडजस्ट कर सकते हो। कौन सा वाला? लॉस फ्रॉम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुल ये कितना हो गया? रुपीज 1,60,000। इतना एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कितना हो गया? 92,000 हाउस प्रॉपर्टी की। खैर अभी फाइनल नहीं हुई इनकम, अभी तो इसमें और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी चाहे तो एडजस्ट कर लेंगे, देखते हैं। और आपके पास में स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है 4.5 लाख का, आप उसको स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट, मैंने हेडवाइज नहीं लिखा सिस्टमेटिकली, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस में, ओके वेट वेट वेट, अगर ये असेसी
डिफॉल्ट टैक्स रिजिम पे ऑप्ट किया है तो 3580 तो अप्लाई नहीं होता है। अज्यूमिंग इज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिखा हुआ है, तो फिर ये तो गलत इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर 3580 लिखा हुआ है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। सो इट कैन नॉट बी। तो ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट है, मान लेते हैं कि इट इज कंप्यूटेड विदाउट टेकिंग एनी डिडक्शन अंडर 3580। समझ रहे हो क्या? 3580 वाले सेक्शन में डिडक्शन मिलता ही नहीं ना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। दो में से एक चीज है, या तो ये बराबर लिखा है और स्पेसिफाइड एडी के हिसाब से कैलकुलेट किया है 3580, स्पेसिफाइड एडी बोला, स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 3580 के हिसाब से कैलकुलेट किया है, और ये गलत है, अपडेट आउट ऑफ होगा। या तो क्या होगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में ऑप्ट किया है तो ये जो इनकम है ये विदाउट टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन कैलकुलेट हुई, क्योंकि वो तो अलाउड नहीं है। एंड जो भी हो, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अब आप इस साल सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर आप इस साल डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में, ओके, वो लॉस को आप लाके सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहे हैं? बिकॉज उस चीज का डिडक्शन ही अलाउड नहीं है। दिस ईयर यू आर नॉट इन द ऑप्शनल टैक्स रिजिम। तो इसको नॉर्मली तो हम लोग क्या करने वाले थे, स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट में से ये माइनस करने वाले थे, लेकिन अभी करना नहीं है। समझ रहे हैं क्या क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसे ही आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में आते हो, क्या होता है, देख लीजिए आपके चैप्टर 12 में मैंने एक बात बताई है आपको। चैप्टर 12, देखिए, विदाउट सेट ऑफ, जब आप 115 बीएससी में आते हो, इट इज टू बी डन विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड और depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred to in clause 1। अब क्लॉज 1 में कौन सी डिडक्शन है? क्लॉज 1 में कौन सी डिडक्शन? तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, क्लॉज 1 में डिडक्शन है जो अलाउड नहीं है, उसमें से एक आइटम है सेक्शन 35 ईडी का डिडक्शन। उससे रिलेटेड अगर लॉस जनरेट हो रहा है आपको, उसको एट्रीब्यूटेबल है वो लॉस, तो फिर वो लॉस को आप अभी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन अज्यूमिंग कि 35 एडी का जो लॉस दिया है दैट इज ओनली ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शन टेकन अंडर सेक्शन 35 एडी, बट जो इनकम है, इनकम of 35 AD is not allowed under default tax regime. So we are assuming that this income is computed as per normal provisions, regular provisions, ignoring the deduction of 35 AD. Otherwise, we don't have any option. Figures तो और कुछ दिया नहीं है, समझे क्या? But now we have unabsorbed depreciation. आप बोलोगे सर यहाँ तो unabsorbed depreciation भी लिखा है, but don't worry, ये जो depreciation है, only if it is attributable to those not allowed deductions, और उसमें सिर्फ additional depreciation allowed नहीं रहता। एडिशनल डेप्रिसिएशन रहता था ब्रॉड फॉरवर्ड में, तो मैं उसको भी नहीं अलाउ करता था। अब 6,80,000 का डेप्रिसिएशन है तो उसको हम बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? तो आ, हम लोग यहाँ पे से कर सकते हैं 6.5 लाख, और इसमें से कर सकते 30,000, या इसमें से करते, एक ही बात है क्योंकि सेम टैक्स रेट लग रहा है। तो आप पूरा 6,80,000 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो मैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पूरा यूज करना चाहूंगा, और वो कोई भी हेड में से हो सकता है, आपको ये भी पता रहना चाहिए, एक्सेप्ट सैलरीज। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी हेड एक्सेप्ट सैलरीज। ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, वैसे ही यहां पर भी ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। आप चाहे तो 30,000 बचा था तो वो स्पेक्युलेटिव वाले में से भी कर सकते थे, क्योंकि कोई रेट ऑफ टैक्स अलग अलग नहीं है ना स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम पे और इस पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 6,80,000 में से अगर 6,50,000 वहां हो गया तो 30,000 यहाँ हो जाएगा। तो ये आपके इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 63 माइनस 30, 33,000। ये वाली स्पेक्युलेटिव वाली इनकम हो जाएगी 30,000। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई 92,000, हो गई क्या? Therefore, this will give you the total income 1,33,000, 55,000।
समझ आया क्या? तो मैंने 35 एडी वाले लॉस के बारे में क्या किया, क्योंकि असेसी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है, तो 35 एडी के डिडक्शन के कारण अगर कोई पुराना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो अलाउ नहीं होगा, ऐसा ध्यान दिया। अदरवाइज वो चीज मिस हो जाती थी। रेजिम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाउस प्रॉपर्टी में भी लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस था, इसलिए अलाउ किया। देखो ध्यान से, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस होता था तो वो इस साल अलाउ नहीं होता था, वो लैप्स हो जाता था। इज दैट ओके? और वैसे भी इस साल का भी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस नहीं अलाउ हुआ, ब्रॉट फॉरवर्ड भी नहीं होता। इज दैट क्लियर? एंड आपका लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अप टिल असेसमेंट ईयर 30-31। और ये एक इनकम रह गई लिखने की, मैंने टोटल इनकम निकाल दिया। ये डिविडेंड तो लिखा ही नहीं ना उसमें, डिविडेंड लिख दो उसमें। तो आपकी टोटल इनकम एक्चुअली 155 नहीं है। डिविडेंड में से चाहे तो लॉस एडजस्ट कर सकते थे, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका पूरा एडजस्ट हो गया। 1,47,000 था, है ना डिविडेंड? तो 155 प्लस 147, 3,02,000 विल बी द टोटल इनकम इन दैट केस। एंड इस केस में क्या फिर बचा हुआ 35 एडी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा क्या फर्दर? बचा हुआ लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? नहीं, वो लैप्स हो जाएगा। ओके, जो अलाउ नहीं हुआ वो फिर लैप्स हो जाएगा। इज दैट ओके एवरीबॉडी? नाउ ओनली थियरी क्वेश्चंस रिमेन। Mention the due dates or time limit up to which the action can be taken in the following cases. Filing of updated return of the income under section 139(8)(a) कब तक के फाइल कर सकते हैं? Up till 4, बोलो, up till 48 months from the end of the assessment year. तो अगर असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है 20 असेसमेंट ईयर प्लस 48 मंथ, ऐसा लिख देते। एग्जाम्पल लिख देना आप, क्वेश्चन में आता है तो। एग्जाम्पल, अपडेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 कैन बी फाइल्ड अप टू 31 मार्च 2031, 4 ईयर्स। और ये अमेंडमेंट है, पिछले साल तक के 2 ईयर्स था, फाइनेंस एक्ट 25 में ये 4 ईयर्स हो गया। देन income tax return in respect of a non-working partner of a firm whose accounts are required to be audited. फर्म की बुक्स में ऑडिट एप्लीकेबल है, तो फर्म को तो 31 अक्टूबर मिलता है, पार्टनर को अगर नॉन वर्किंग है तो भी पार्टनर को मिलता है 31 अक्टूबर। 2026 अगर असेसमेंट ईयर 26-27 की बात हो रही है तो। फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न इन केस ऑफ एन इंडियन कंपनी। रिवाइज्ड रिटर्न क्या डेट्स हैं? 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever इज अर्लियर। याद है क्या? ये सब हम लोगों ने रिटर्न चैप्टर में देखी है चीजें। अप्लाइंग फॉर पैन in respect of a resident individual if his total income during FY 25-26 exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax on 31st August 2025। अगर टोटल इनकम एक्सीड हो जाती है तो उसको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ता है 31 मई, वेरी गुड, 31 मई 2026 तक के अप्लाई करना पड़ता है। ये आप लोगों को मैंने ना रिटर्न वाले चैप्टर के नोट्स में बताया था कब तक करना पड़ता है। देखिए, टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एक्सीड हो जाती है तो 31 में, तो कभी ऐसे ही कोई स्पेसिफिक पॉइंट से पूछ सकते हैं। तो अगेन एकदम एब्सोल्यूट थियरी नहीं था ये जो था, ये जस्ट बेस्ड ऑन द डेट्स, इफ यू कैन रिमेंबर इट विल सेव सो मच ऑफ टाइम। आपको पूरा थोड़ा ना लिखना है क्वेश्चन वापस से, आपको सिर्फ डेट लिखना है। और तो 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक के हम लोग पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका वैसे तो 4A एंड 4B का ये वाला पार्ट कर लिया तो भी चल गया, क्वेश्चन 4 डन। बट अगर ये वाला नहीं जम रहा है और आपको लगता है कि दूसरा वाला बेटर आप कर लोगे तो ये वाला ट्राई कर सकते हो। 4B का सेकंड ऑप्शन है, 4A का नहीं। इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस स्टेट वेदर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम और नॉट। तो कोई बड़ी थियरी पूछी नहीं है, सिर्फ अगेन केस स्टडी देके यस और नो पूछा है। बताओ, 4 मार्क के सिर्फ 2 आइटम है, मतलब 2-2 मार्क का एक। मिस्टर ध्रुव एजेड 62 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन, assuming opted out of the default tax regime, having interest from FD amounting to 2,70,000,
The TDS deducted on his fixed deposit interest by the bank amounts to 26,000. बैंक ने 26,000 का टैक्स डिडक्ट किया उसका। सीनियर सिटीजन का अगर 50,000 से ज्यादा का टैक्स डिडक्ट हुआ रहता है तो ही उनको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। क्या देखें, ये देखो 50,000 या उससे ज्यादा इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन, ये एंगल से तो नहीं। इनकम अभी तक से 2,70,000 आई है। अगर इनकम बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज्यादा जाती है, 62 की एज है तो बेसिक एग्जामेशन लिमिट से तो कम ही है अभी, तो भी अभी तक रिक्वायर्ड नहीं है। समझ रहे क्या? भले ही उसको एफडी का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा एटीटीटी में, लेकिन उसके पहले की इनकम देखते हैं, याद है, द ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शंस। तो ये फिर भी 3 लाख से तो अभी कम है, तो इस एंगल से भी नॉट रिक्वायर्ड। नो अदर टैक्स वॉज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। He also made a cash deposit of rupees 10 lakh in his saving bank account. 10 लाख रुपए डाल दिया सेविंग बैंक अकाउंट में कितना लिमिट है? 50 लैक्स। सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख है, उससे ज्यादा डाला तो रिक्वायरमेंट है। टोटल डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग कैश डिपॉजिट एंड अदर क्रेडिट्स, डिपॉजिट मतलब सब डिपॉजिट्स एग्रीगेटेड टू रुपीज 48 लैक्स, लेस देन 50 लैक्स। So from all the three angles, from the angle of the income, from the angle of TDS, income is less than or equal to 3 lakh. TDS is less than or equal to 50,000, less than 50 actually, and this is less than 50 lakhs. Therefore, from all these three angles, he is not required to file his return of income. But if he wants to claim the credit of the TDS, then he needs to file the return of income. If he wants to claim the refund. But is he required otherwise? No. समझ में आया क्या? Then, Dr. Nirav, aged 50 years, is a renowned heart surgeon practicing as a sole proprietor. His gross receipts from the medical profession were rupees 10,50,000. सिर्फ 10,50,000 की रिसीट्स। आपको कितना था? मोर देन प्रोफेशन में 10 लाख ही था, बिजनेस में 60 लाख था, तो फंस गया। इफ इट इज मोर देन 10 लाख फ्रॉम प्रोफेशन तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दिस इज मोर देन 10 लाख। आफ्टर अलाउिंग बिजनेस एक्सपेंडिचर इज नेट प्रॉफिट वॉज 2,40,000, which falls below the basic exemption limit, but because the gross receipt is more than 10 lakh, therefore he is required to file ROI. He earned 10,000 as interest from saving bank account. Assume he has opted for default tax regime. तो उसकी इनकम तो भले ही 4 लाख से कम ही है, इनकम में ये दो ही आइटम ऐड होंगे, लेकिन बिकॉज इज ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड्स रुपीज 10 लाख, so he is required to file his return of income. समझ आया क्या? So that's the end of the paper, 10:55 AM. बोलो समझ में आया सब आपको? चलिए, so thank you, पेपर डन, टाटा।